हेलो हाय नमस्ते और आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के प्लेटफॉर्म के ऊपर। मेरा नाम है प्रतीक नायक और हम सब लोग फिर से मिल रहे हैं टू डिस्कस द तमिलनाडु बोर्ड बुक इन दिस कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जो हमने पिछले महीने शुरू किया था। आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने हम इस कोर्स का बहुत ही बेहतरीन प्रतिसाद दिया है, उसके लिए मैं खूब खूब आभारी हूँ और आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। हम लोग पिछले क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे थे विथ रेफरेंस टू पोस्ट मॉडर्न इंडिया और हमने आपको संगम एज के बारे में पढ़ाया था। इसके पिछले वाले क्लासेस के अंदर हमने आपको 7 वहाड़ों के बारे में भी डिस्कस किया था और ओवरऑल समझने की कोशिश की थी कि किस तरह से पोस्ट मॉडर्न इंडिया की जो डायरेक्शन है वो चलती है। इस कोर्स के कंटिन्यूएशन में हमने आपको पिछले क्लासेस के अंदर ये भी समझाने की कोशिश की थी कि ओवरऑल पोस्ट मॉडर्न इंडिया की जो कंडीशन है वो कैसे निकल के आई। हमने ये भी समझने की कोशिश की कि ये जो पोस्ट मॉडर्न इंडिया था इस पीरियड के समय पे किस किस प्रकार की घटनाएं होती हैं। तो इन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया हमने आपको पिछले क्लास के अंदर पढ़ाने की कोशिश की थी कि किस किस प्रकार की घटना हुई और ये जो पोस्ट मॉडर्न इंडिया था इसके थ्रू हमने आपको पिछले क्लास के अंदर पढ़ाया था कि द पीरियड बिटवीन 200 BC टू 300 CE, 200 BC टू 300 CE, ये जो पीरियड है इसी को ही पोस्ट मॉडर्न इंडिया के रूप में पहचानते हैं। ये वो कार्यकाल है जहां पे वी विल सी कि विदेशी आक्रमण हो रहे थे, जहां पे वी हैड डिस्कस कि 4 डायनेस्टीज भारत के ऊपर आक्रमण करेगी, खास करके इंडो ग्रीक्स के साथ साथ सीथियंस के साथ साथ अगर आपको याद होगा पार्थियंस, और पार्थियंस के साथ साथ हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था वो थे कुषाण ओके। ये वो भी दौर था भारतीय इतिहास के समय पे जब मगध की गद्दी कमजोर हो चुकी है और मगध के अंदर शुंग डायनेस्टी और कण्व डायनेस्टी पावर के ऊपर आई होती है। शुंग और कण्व मूलतः से हम ये कह सकते हैं कि वो मौर्य डायनेस्टी के बाद पावर के ऊपर आए थे। पुष्यमित्र शुंग तो एक ऐसे राजा के रूप में थे जिन्होंने आखिर के मौर्य राजा बृहद्रथ को मार के अपने आप को एस्टैब्लिश किया था। ये वो भी दौर है जहां दक्षिण भारत के अंदर खास करके उड़ीसा के अंदर खारवेल नामक एक राजा पावर के ऊपर आता है और खारवेल ने उड़ीसा में आर्किटेक्चर बनाया। दक्षिण की बात करेंगे तो आज के दक्कन के अंदर सतवाहना डायनेस्टी पावर के ऊपर आएगी जिन्होंने इलोर अजंता की आर्किटेक्चर से लेके बहुत सारी केव्स बनाई। नागार्जुन कोंडा अमरावती वाले विस्तार के अंदर भी इनका डोमिनेशन था। ये वो भी कार्यकाल था जब दक्षिण भारत के अंदर 3 डायनेस्टीज पावर के ऊपर आई थी, जिसे एक साइड के ऊपर चेरा डायनेस्टी के रूप में पहचानते हैं, दूसरे को हम लोग पंड्यास के रूप में पहचानते हैं और तीसरे को हम लोग पहचानते हैं द चोलास ओके। ये वो पीरियड था दक्षिण भारत का, इसी को ही हम लोग कहते हैं द संगम पीरियड। संगम पीरियड क्यों कहते थे? क्योंकि हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया कि 200 BC से लेके 300 CE ओवरऑल जो 500 इयर्स का जो टाइम फ्रेम है इसमें करीबन फर्स्ट से लेके थर्ड सेंचुरी तक सर है ना, फर्स्ट से लेके थर्ड सेंचुरी तक मतलब 0 से लेके अराउंड 300 तक की कहानी अगर आप समझिए तो इस पीरियड को हम लोग बेसिकली संगम एज के रूप में पहचानते हैं जहां पे तमिल लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ था। ये पूरा का पूरा जो कार्यकाल है इतिहास के अंदर द होल डेवलपमेंट इन हिस्ट्री, इसी को ही हम लोग समझेंगे। पर आज समझने की कोशिश करेंगे नॉट द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द पोस्ट मॉडर्न पीरियड बट वी विल ट्राई टू सी डाउन द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी इन द संगम पीरियड सर है ना। अब आप मुझे पूछोगे कि सर इकोनॉमी का क्या इंपॉर्टेंस है, तो अगर आप यूपीएससी की प्रीवियस के पेपर्स देखोगे खास करके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के या मेंस एग्जामिनेशन के अंदर आपको इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर से सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। इंटेंशन ये है कि हम लोग इकोनॉमिक साइड के ऊपर समझने की कोशिश करें कि ये जो पूरा का पूरा 500 साल का पीरियड था इसमें किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंतर्गत हमको ये देखना है कि ट्रेड एंड कॉमर्स कैसे हुआ और ये ट्रेड एंड कॉमर्स के अंदर किस तरह से लोकल ट्रेड भी चलता है और साथों साथ हमें ये भी देखना है कि कैसे फॉरेन ट्रेड का भी डेवलपमेंट हुआ। सो विल ट्राई टू सी डाउन बोथ दिस एस्पेक्ट्स और इसी के आधार के ऊपर हम लोग इंडियन हिस्ट्री को जज करने की कोशिश करेंगे। समय मिला तो हम लोग शुरू भी करेंगे कि कैसे गुप्ता पीरियड की शुरुआत हुई एंड हाउ द गुप्ता एज केम इनटू द फॉरफ्रंट। बट उसके पहले अगर आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे अगर जुड़ना चाहते हो तो आज लास्ट दिन है 28th of February, we are having 20% discount. This is a Republic Day offer going on the Unacademy Plus platform. I teach history, art and culture including history optional on the Unacademy platform. आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को यह दुविधा होती है कि सर आप क्या पढ़ाते हो, तो मैं आपको बता देता हूं कि I teach history, I teach art and culture, I also teach history optional on the Unacademy platform.
तो अभी 20% डिस्काउंट अवेलेबल है, यूज दिस कोड PN Live एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। हमारी नई नई बैचेस शुरू हो रही है ऑलरेडी, 27 तारीख से हो चुकी है, हार्डली अ डे। NCERT की हम लोग फाउंडेशन बैच भी लॉन्च कर रहे हैं। ऑफलाइन के अंदर अगर आप आना चाहते हो तो इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपको अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में भी पढ़ाएंगे। राजेंद्र नगर में हमारा सेंटर है, वहाँ बहुत सारे वेल एस्टेब्लिश फैकल्टीज है जो आपको हेल्प करेंगे इन योर प्रिपरेशन फॉर सिविल सर्विसेज एज वेल। Other than this, if you got any query, you can call on this number 8585858585 for including 0% EMI as well. इंटरव्यू सेशंस भी है, आप में से कोई दोस्त या आपका कोई भी फ्रेंड या आप खुद भी अगर इंटरव्यू से अपीयर कर रहे हो तो हमारे फ्री गाइडेंस प्रोग्राम द लास्ट माइल के अंदर जुड़िए। आखिर का जो माइल है, क्या गलतियां नहीं करनी है, हम आपको जरूर से हेल्प करेंगे। खैर, हमने पिछले क्लास के अंदर पोस्ट मॉडर्न इंडिया के बारे में देख लिया था। आज हम लोग मूलतः से समझने की कोशिश करेंगे द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया, कि मौर्य काल के बाद वाले पीरियड के अंदर अर्थव्यवस्था का कैसा विकास हुआ। ये अर्थव्यवस्था अल्टीमेटली मौर्यन इंडिया को या मौर्यन के बाद वाले इंडिया को कैसे एक नया डायरेक्शन देती है। इस पीरियड के समय पे रोमन्स ने बहुत सारा क्लेम किया था कि भाई हमारा जो सोना है, ये सोना भारत के लोग मूलतः से लेके चले गए हैं। ओके, द रोमन और द रोमन ऑथर्स हैड ऑलवेज कंप्लेन्ड एंड दे हैव ऑलवेज क्लेम्ड दैट द गोल्ड इज बीइंग ड्रेन्ड आउटसाइड द रोम टुवर्ड्स इंडिया। तो हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरह का फॉरेन ट्रेड भी चलता है। तो समझते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं कि ओवरऑल सिनेरियो में किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट और फॉरेन ट्रेड रहा है। ये ओवरऑल सिनेरियो में हम लोग कुषाण, पार्थियन, सीथियंस, इंडो ग्रीक, सतवाहना, संगम पीरियड, इन सब के दृष्टिकोण से देखेंगे और फिर हम लोग जंप करेंगे गुप्ता पीरियड के अंदर। तो एक थोड़ा ब्रीफ ओवरव्यू ले लेते हैं रिगार्डिंग द फॉरेन ट्रेड और समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द पोस्ट मॉडर्न इंडिया एंड हाउ इट हैज गॉन फार। ओके ना, समझे? तो हम सीधे सीधी वही स्लाइड्स खोल देते हैं सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर अवर कॉम्प्रिहेंशन। हम लोग को समझने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी और हम अच्छी तरह से इसको गवर्न भी कर पाएंगे सर। खैर, तो देखिए कि ये टॉपिक दिया हुआ है कंटूर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, है ना। ये टॉपिक, दिस टॉपिक इज बीन गिवन इन योर बुक कॉल्ड एज कंटूर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। ओके, आप तमिलनाडु बोर्ड की कोई नई वर्जन निकालोगे, नई मतलब जो लेटेस्ट वाली अभी पब्लिश हुई है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, उसमें इसकी बात की गई है। इनफैक्ट इसको लेकर 2-3 प्रकार के विरोधाभास चलते रहते हैं पोस्ट मॉडर्न इंडिया में। अब एक इतिहासकारों का ग्रुप ऐसा है जिसका मानना है कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया एक ऐसा पीरियड था जो डार्क एज का पीरियड है। डार्क एज क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कि भाई ये वो कार्यकाल है भारतीय इतिहास में जहां पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुआ सर, है ना। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन क्यों हुआ? क्योंकि ये वो दौर था जहां एक कोई केंद्रीयकृत शक्ति नहीं थी, देयर वाज नो सेंट्रलाइज्ड पावर इन इंडियन हिस्ट्री। आप देखिए कि मगध का जो साम्राज्य है वो टूट चुका है, मौर्यस का खुद का डिक्लाइन हो चुका है, कोई सेंट्रलाइज्ड पावर था नहीं। तो सेंट्रलाइज पावर ना होने के कारण ओवरऑल ऐसा थॉट चलता है समाज के अंदर या इतिहासकारों के अंदर कि भाई ये तो वो दौर है जहां कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा ही नहीं, ये तो वो दौर है जहां कोई प्रगति या हम लोग कह सकते हैं कि जो जो ग्रोथ होना चाहिए वो आपको मिलेगा ही नहीं। तो इन सब परिस्थितियों में फिर होगा क्या? दिस विल लीड टू पावर वैक्यूम एज वेल। ओके, और पावर वैक्यूम अल्टीमेटली एक ऐसी सोशल कंडीशंस को और इकोनॉमिक कंडीशंस को निर्माणित करता है जिसके कारण सब स्टैग्नेट हो जाता है। तो सामान्य रूप से एक हाइपोथेसिस चलता है। हाइपोथेसिस ये कहता है कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन विल लीड टू लेसन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट सर, है ना। हाइपोथेसिस क्या कहता है सर? ओके, हाइपोथेसिस ये कहता है कि अगर आप राजकीय रूप से टूट गए हो सर, है ना, राजकीय रूप से टूट गए हो तो उसका मतलब ये है कि आपका इकोनॉमिक डिक्लाइन भी हो चुका है, आपके यहाँ पे कल्चरल डिक्लाइन भी आएगा सर, ठीक है ना, समझे। और ओवरऑल हमारी कंडीशंस डाउन चली जाएगी। तो मौर्य काल के बाद वाला जो पीरियड है पोस्ट मॉडर्न इंडिया, उसमें यह हाइपोथेसिस बहुत करेक्टली मैच हो रहा था इनिशियल कुछ ऑथर्स के हिसाब से। ऐसा क्यों था? क्योंकि मौर्य काल के बाद राजकीय रूप से डिक्लाइन हो गया, कोई बड़ी शक्ति थी नहीं, देयर वाज नो बिग पावर इन द अथॉरिटी। कोई बड़ी शक्ति तो उस टाइम पे होने वाली है आपको मिलेगी नहीं। तो बड़ी शक्ति ना होने के कारण, बिकॉज देयर वाज अ लैक ऑफ सेंट्रलाइज्ड पावर, तो इट इज ऑलवेज सेड कि भाई देखो अब क्या मिला इनको सर, है ना, व्हाट दे गॉट आउटसाइड। ओके, कुछ नहीं मिल पाता है इनको, तो कुछ नहीं मिला तो इसके बाद फिर ये बोला गया कि देखो ये तो पतन वाला परिस्थिति है, दिस इज अ सिचुएशन ऑफ डिक्लाइन। इसको आप इस तरह से कैसे देखेंगे सर? ठीक है, तो एक थॉट ऐसा चलता है कि पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन लीड टू इकोनॉमिक एंड कल्चरल डिक्लाइन। और इसके लिए काफी लोग मानते हैं कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया जो था
ये पोस्ट मॉडर्न इंडिया कैसा पीरियड था? वो एक डार्क एज के रूप में था। कैसा था सर? डार्क एज के रूप में। अब डार्क एज क्यों कहा गया है सर? ठीक है, कि भाई इस कार्यकाल के समय पे कोई विकास ही नहीं हुआ है, कल्चरली सब कुछ पतन हो गया है, कोई कल्चरल थॉट्स और डेवलपमेंट के प्रोसेस आपको नहीं मिलते हैं। खैर ये 100% सही नहीं है, क्योंकि अगर आप कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो इस पीरियड में गांधार आर्किटेक्चर की शुरुआत होती है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर आपको मिलता है, अमरावती की स्थापत्य शैलियों का विकास होगा, स्कल्पचर आर्ट का डेवलपमेंट होगा, केव आर्किटेक्चर आपको सतवाहनों के समय पे अजंता की केव्स की फाउंडेशन रखी जाएगी। खैर अजंता का कंप्लीशन तो सतवाहना नहीं करते हैं, बट ओवरऑल सिनेरियो अगर हम लोग देखें तो ये वो कार्यकाल है जहां हम ये कह सकते हैं कि ठीक ठाक डेवलपमेंट था कल्चर के हिसाब से सर। ओके, तो प्रॉब्लम वॉज नॉट रिगार्डिंग द कल्चर, जिसे हम लोग काफी लोग कहते हैं कि भाई ये तो डार्क एज का पीरियड था सर। ठीक है, काफी इसके अंदर एक और थियरी चलती है, वो है इकोनॉमिक थॉट की थियरी, कि भाई देखो पोस्ट मॉडर्न इंडिया में इकोनॉमिक डिक्लाइन भी हो गया था और इसके कारण वी विल फाइंड कि सब कुछ पतन हो गया, तहस नहस हो गया। अब क्या सच्ची में ये इकोनॉमिक डिक्लाइन था? तो अगर हमने हमारे हिसाब से समझने की कोशिश करेंगे बेस्ड ऑन द डिफरेंट सोर्सेज दैट आर अवेलेबल इन हिस्ट्री, तो दो सोर्सेज है हमारे लिए, एक तो लिटरेचर का सोर्स है, राइट, और दूसरा कौन सा है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स। ओके, सो देयर आर टू सोर्सेज, वन इज द लिटरेचर एंड सेकंड वन इज आर्कियोलॉजी। इन दोनों का जब स्टडी किया गया तो पता चलता है कि भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो बहुत बढ़िया चल रहा था, है ना। व्हेन वी स्टडी द लिटरेचर एंड आर्कियोलॉजी वी कैन कम टू द कंक्लूजन दैट द इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैड टेकन प्लेस। अब लिटरेचर में बहुत सारी किताब आपको देखने को मिल जाती है सर। ओके, है ना, समझे जी। ये किताब के अंदर आपको एक ग्रीक सेलर के द्वारा लिखी गई किताब है। ये सेलर ने भारत के इतिहास और भारत की इकोनॉमी के बारे में बहुत लिखा है। एक अननोन ग्रीक सेलर है, वो भाई साहब ने अपना नाम नहीं बताया है सर, ठीक है ना, इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट वो किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी। कौन सा नाम है? पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी सर। ओके ना, समझे। ये पेरिप्लस ऑफ द एरिथेरियन सी करके जो ऑथर है, इन्होंने ये बताया है कि हम भारत में आते थे और हम भारत के पश्चिमी किनारे और भारत के पूर्वीय किनारे, so we used to visit the eastern coast of the India and also the western coast of the India, and after visiting both the east coast and the west coast of India we found number of flourishing economic activities on the coastal areas of the country sir. Okay, हम लोगों को बहुत सारी इनफैक्ट है ना कोस्टल एरियाज के बारे में जानकारी मिलती है। इनफैक्ट यहाँ भारत के जो लोकल सोर्सेस से, ये लोकल ऑथर्स भी इनफैक्ट भारतीय इतिहास को लेके काफी चिंतित थे और इन्होंने भी इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक शब्द लिखा है लिटरेचर के अंदर जिसे हम लोग कहते हैं यवण। ये यवण मूलतः से फॉरेनर्स के लिए शब्द यूज हुआ है सर, ठीक है ना, समझे। और अगर आपको पता होगा कि फॉरेनर्स भारत में क्यों आते थे, व्हाई दे यूज्ड टू कम टुवर्ड्स इंडिया, ये जितने भी यवनस थे दे यूज्ड टू कम टुवर्ड्स इंडिया फॉर वन थिंग एंड दैट इज फॉर द स्पाइसेस। ओके, इसके लिए भारतीय इतिहास में एक शब्द आपको देखने को मिलेगा जिसे हम लोग कहते हैं यवण प्रिय सर, ठीक है ना, समझे। यूपीएससी ने ऑलरेडी एक बार सवाल पूछा था कि ये रवण प्रिय किसके साथ जुड़ा हुआ है। यवण प्रिय इज एक्चुअली दी स्पाइसेस और द ब्लैक पेपर दैट द यवनर्स वर फॉन्ड ऑफ सर, ठीक है। भारत के अंदर जो काली मिर्ची आपने देखते हो स्पाइसेस के रूप में, उसको बहुत ही शौक था इनको, एंड दे वर काइंड ऑफ वेरी हैप्पी बाय कंज्यूमिंग इट एज वेल सर, ठीक है। एंड ये यवण प्रिय की खासियत ही आपको ये मिल जाती है कि बिकॉज दे वर क्वाइट हैप्पी एंड दे यूज्ड टू कंज्यूम इट, इसके लिए वो यवण प्रिय शब्द आपको मिल जाता है सर, ठीक है। तो कहने की बात ये है मेरी कि जब जब हम लोग मौर्यन हिस्ट्री को समझेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मौर्य काल के बाद वाला काल, दैट इज नोन एज द पोस्ट मॉडर्न इंडिया, ये पोस्ट मॉडर्न इंडिया के अंदर फॉरेन ट्रेड के हमारे पास बहुत ही क्लियर कट एविडेंसेस है और ये बात को हम डिनाई नहीं करते हैं सर। ओके ना, समझे। तो हम देखते हैं कि भाई भारत की व्यापार किन किन लोगों के साथ हो रहे थे, और ये जो व्यापार था मूलतः से अगर आप देखोगे तो हम लोग रोमन एम्पायर के साथ करते थे सर, ठीक है ना, समझे। अब रोमन एम्पायर के साथ जो व्यापार हो रहा था इसके एविडेंसेस हम लोग को ग्रीक सेलर्स ने तो लिए हैं। इनफैक्ट प्लीनी करके एक ऑथर हुआ करता था, ये प्लीनी ने भी बताया है। टोलेमी करके एक और ऑथर हुआ करता था सर, ठीक है। इन्होंने भी बताने की कोशिश की है कि भाई हमारी भारत के साथ व्यापार बहुत अच्छी तरह से चलता था सर, है ना। प्लीनी और टोलेमी, इन दोनों का नाम याद रखेगा। आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन से ऑथर्स के द्वारा भारत को लेके व्यापार को लेके चिंता जताई गई थी, या इनमें से कौन से ऑथर्स ने भारतीय और रोमन चिंता या रोमन व्यापार के बारे में लिखा था सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको देखने को मिलेगी, वो है ट्रेड विद द रोमन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से।
और खास करके भारत के अलग अलग विस्तार में सर, ठीक है ना, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री कहाँ कहाँ पे व्यापार बढ़ा उसकी अब चर्चा करते हैं। तो पिछले क्लास में हमने संगम एज के बारे में डिस्कस किया था, जहां चेरा, पंड्या और चोलास डायनेस्टीज के ऊपर। तो अब देखते हैं कि यहाँ किस किस प्रकार का फॉरेन ट्रेड हुआ करता था सर, ठीक है ना। व्हाट काइंड ऑफ फॉरेन ट्रेड वाज कैरिड आउट विद द रोमन एम्पायर इन दिस एरा। सीधे सीधे यहाँ से ही शुरू करते हैं, फिर ऊपर की तरफ जाएंगे सर, ठीक है। ऊपर की तरफ जाने का मतलब ये है कि इंडो ग्रीक्स में, सतवाहना में और कोई जगह के ऊपर हमारे कहाँ कहाँ रोमन ट्रेड हमको या फॉरेन ट्रेड मिल जाता है सर, ठीक है ना, समझे। तो इन द साउथ इंडिया संगम पीरियड के समय पे आर्थिक प्रवृत्ति तो बहुत ज्यादा थी, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर भी बताया था सर, ठीक है। एंड वी विल फाइंड कि बिकॉज इकोनॉमिक एक्टिविटीज वर क्वाइट हाई, तो रोमन कॉइन्स भारत के अंदर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे सर, ठीक है ना, समझे। सो वी विल फाइंड कि द रोमन कॉइन्स वर एक्चुअली सर्कुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ बुलियन। बुलियन का मतलब क्या है सर, ठीक है। तो ये जो रोमन एम्पायर के जो राजा लोग थे ना, ये सब गोल्ड कॉइन्स इश्यू करते थे। अब क्या था कि रोमन राजा का जो वैल्यू है भारत के अंदर तो होगा नहीं, रोमन राजा का या रोमन एम्पायर का कोई भी राजा होगा सर, ठीक है ना, समझे, उसकी जो भी इनफैक्ट आप देखने की कोशिश करोगे तो ये लोग क्या करते थे कि एक साइड के ऊपर अपना राजा का चेहरा लगाते थे सर, ठीक है ना, समझे। फिर कुछ लिखते थे, दे यूज्ड टू राइट डाउन एनी काइंड ऑफ स्क्रिप्ट, ओके ना, समझे। और पीछे की साइड के ऊपर नॉर्मली गॉड या कोई सिंबल इनका होगा जो एम्पायर सेंट्रिक होगा सर, ठीक है ना, समझे। तो एक फ्रंट साइड के ऊपर राजा का चेहरा होगा और द बैक साइड ऑफ द कॉइन will always carry this kind of images of Roman gods and goddesses और some kind of symbol of an empire सर, ठीक है ना, समझे। जैसे आज की तारीख में भी भारत का अगर आपने कॉइन देखा होगा तो ये ऐसे ही होते हैं ना सर, ठीक है ना, समझे। तो यहाँ देखोगे तो आजादी के 75 साल मतलब आपको दिख नहीं रहा होगा, बहुत ही छोटा है सर, ठीक है ना, समझे। पर आजादी के 75 साल है और पीछे हमारा अशोक स्तंभ है सर, ठीक है ना, जो हमारा एम्बलम है, नेशनल एम्बलम सर भारत का। तो ऐसे बहुत सारे कॉइन्स थे, तो रोमन कॉइन्स भी आपको यहाँ से मिलते हैं। अब प्रॉब्लम ये था कि रोमन कॉइन्स जो थे, ये रोमन कॉइन्स भारत के अंदर मिल तो जाते थे, बट देन हु विल एक्सेप्ट दिस कॉइन्स, ओके ना, समझे। कौन एक्सेप्ट करेगा कि भाई रोमन राजा का या वहां रोमन एम्पायर के कोई राजा का चेहरा होगा उसके ऊपर सर, ठीक है। तो ये सर्कुलेशन में चलते थे क्योंकि ये गोल्ड के कॉइन्स हुआ करते थे, बिकॉज दे आर इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड कॉइन्स। अवर पीपल वर क्वाइट फॉन्ड ऑफ वी कैन से यूजिंग देम सर, है ना। हमारे लोग इससे काफी सुखी थे, बोले हाँ कोई बात नहीं, हम यूज कर देंगे, वी विल यूज दैट, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस, ओके ना, समझे। तो इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि यहाँ पे रोमन कॉइन्स का सर्कुलेशन था, बहुत बड़ी मात्रा में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड यहाँ पे हो रहा है, और ये दर्शाता है कि देयर आर मल्टीपल साइट्स बिलोंगिंग टू दिस एरा जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के अंदर इन्वॉल्व था सर, ठीक है ना, समझे। सो द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द इजी एक्सेस टू द कोस्ट एंड द लोकेशन इन द मैरीटाइम रूट एंड द connecting to the east and the west played an important role in the overseas context, okay ना, समझे। तो पोस्ट इंडिया मॉडर्न इंडिया में हम लोग ये मान सकते हैं कि भाई उत्तर भारत की जगह दक्षिण भारत के विस्तारों के अंदर बेस्ड कंपैरेटिव टू द नॉर्थ इंडिया एंड कंपेयर टू द साउथ इंडिया, साउथ इंडिया इज मोर फोकस ऑन द ट्रेड एंड कॉमर्स, ओके ना, बिकॉज दे वर कोस्टल एरियाज। आप देखोगे तो यहाँ से पूरा का पूरा कोस्टल एरिया आपको मिल जाता है सर, ओके। इजीली व्यापार कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी विल फाइंड कि दिस इज हाउ वी विल कम टू नो about the aspect of the trade and commerce in this era as well sir, ठीक है ना, समझे। So what do we see over here, we will come to know कि the trade and commerce increased because of the southern part, and southern part के अंदर आपको ये कहानी इसके अंदर से मिलेगी। अब हमको ट्रेड के एविडेंसेस कहाँ से मिले हैं सर, ठीक है ना, व्हाट आर द एविडेंसेस, ओके। मैंने आपको बताया कि एक तो कॉइन्स मिले हैं हमारे पास सर, ठीक है ना, समझे। तो रोमन ट्रेड के साथ हमारे कॉइन्स मिले हैं सर, ठीक है ना, समझे। आर्कियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करिए जो हम लोग व्यापार कर रहे थे सर, ठीक है ना, समझे। एक तो कॉइन्स मिले हैं, दूसरी हमारे पास पॉटरी मिली है, पॉटरी सर, है ना, रोमन एम्पायर के रिलेटेड, ओके। तो ये पॉटरी के ऊपर से भी हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई व्यापार हुआ था सर, है ना, बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ पॉटरी। रोमन पॉटरी भारत के अंदर से मिल जाती है सर, ठीक है ना, समझे। यहाँ रोमन्स ने कहीं कहीं पे सेटलमेंट्स भी भारत के अंदर किए थे। सेटलमेंट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे ये लोग आके, जो व्यापारी लोग थे, उन्होंने अपनी दुकानें खोली थी, एंड दे हैड ट्राइड टू ओपन अप देयर शॉप्स, ओके ना, बिकॉज ये व्यापार करने आए थे सर, ठीक है। So the major early historic ports have evidences of Roman amphora
ग्लासवेयर एंड अदर मटेरियल सजेस्टिंग एक्टिव मैरीटाइम एक्टिविटीज सर, ठीक है ना समझे। ये मूलतः से पॉटरी का एक प्रकार था सर, अलग अलग प्रकार की सिरामिक्स और पॉटरी का उपयोग करके हम लोग को ये एविडेंस देखने को मिल रहा है कि रोमन्स का भारत के साथ व्यापार अब हो रहा है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि भारत के अंदर जो रोमन्स का व्यापार बढ़ा तो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी और भी प्रोलिफरेट होती है क्योंकि हमको इसका लाभ मिलता है सर, ठीक है। तो लिखा भी यही गया है कि द वेल्थ ब्रॉट बाय द रोमन्स एंड द अराइवल्स ऑफ द फॉरेन मर्चेंट्स इज एविडेंस इन द आर्कियोलॉजी एंड लिटरेचर एज वेल। रोमन गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स हैव बीन फाउंड इन मेनी होर्ड्स इन द कोयम्बतूर रीजन एंड इन मेनी अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको दिख रही है सर, ठीक है। ये रोमन गोल्ड कॉइन्स आपको मिल जाते हैं, सिल्वर कॉइन्स मिल जाते हैं, ये तो एक इंटरेस्टिंग बात है। अब कॉइन्स की स्टडी को हम लोग कहते हैं एक शब्द जिसे हम लोग कहते हैं न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है ना समझे। सो स्टडी ऑफ द कॉइन्स इज कॉल्ड एज न्यूमिस्मैटिक्स। अब ये क्यों आया मैं इसके ऊपर से सर, ठीक है ना समझे। न्यूमिस्मैटिक्स में स्टडी किया जाता है कि गोल्ड कौन सा है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ द गोल्ड सर, ठीक है ना। सबसे पहले तो व्हाट इज द वेट ऑफ द गोल्ड, है ना, गोल्ड का वेट कितना है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ एग्जैक्टली मटेरियल एंड व्हाट इज द एग्जैक्ट डायमेंशन, ओके। अब इसके अंदर हमको ये भी देखना होता है कि कॉइन्स कितने क्वांटिटी में मिले हैं सर, ओके। न्यूमिस्मैटिक्स में एक स्टडी ये भी होती है कि कॉइन्स की क्वांटिटी कितनी है। अगर एक कॉइन मिला है तो हम कहते हैं कि बाय फ्लूक आ गया होगा। बाय फ्लूक होने का मतलब ये है कि मजाक मजाक के चक्कर में आ गया होगा, कोई लेके आया होगा व्यापारी, जैसे आज की तारीख में भी होता है कि कोई व्यापारी कहीं फॉरेन से आ रहा है तो उसकी फैमिली में किसी ने उसको बोला होगा कि भाई चाचा तुम विदेश से आ रहे हो तो हमारे घर वालों के लिए कुछ लेके आ जाना सर, ठीक है ना। उसमें कौन सी नई बात है सर, ओके। व्हाट इज न्यू इन दिस पार्ट की हो सकता है ना कभी कभी सर, ठीक है। बट रोमन कॉइन्स अगर भारत में होर्ड्स में मिल रहे हैं, होर्ड्स में मिलने का मतलब क्या है सर, ठीक है ना समझे। वी आर गेटिंग दिस कॉइन्स इन ह्यूज नंबर, ओके ना समझे। अगर इसकी संख्या आपको बड़ी होर्ड्स के अंदर मिल रही है उसका मतलब क्या होता है, व्हाट डज दैट शोस, दैट शोस कि रोमन कॉइन्स का होर्ड्स में मिलना ये अपने आप में दर्शाता है कि ह्यूज क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स आर बीइंग इंपोर्टेड टुवर्ड्स इंडिया and that shows the volume of trade and commerce that was taking place with respect to India and Roman Empire. कोयम्बतूर, अरिकामेडू, पुहार, मदुरई, मुजिरीस, टोंडी, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर संगम पीरियड के अंदर जब हम लोग पोर्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था सर, ओके। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड आउट द एरियाज or the regions where the trade was taking place, or we can say important port areas or the port cities of the Sangam era. तो इनका जब हमने अभ्यास किया है, where we have studied all these things, तो हम लोग ये कहते हैं कि भाई अगर कोई भी होर्ड्स के अंदर मिलता है ये दर्शाता है कि बहुत ही हाई वॉल्यूम के अंदर व्यापार हो रहा था। और पोस्ट मॉडर्न इंडिया के अंदर ये जो संगम पीरियड है, ये संगम पीरियड में रोमन्स के साथ हमारा व्यापार काफी बड़ी मात्रा में हुआ सर, ठीक है ना समझे। तो ऐसे रोमन ग्लास बोल्स मिले हैं अगर आप देख रहे हो सर, ठीक है ना, ऐसे बोल्स का प्रकार है। एम्फोरावेयर मैंने आपको बताया पॉटरी का प्रकार है सर, है ना। ये इटली के अंदर, रोम के अंदर या फ्लोरेंस में, वेनिस में आपको मिल जाती है सर, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हो दिस आर ऑल दी ऑर्नामेंट्स, ओके ना समझे, जो मूलतः से रोमन्स ने यूज किए थे भारत के अंदर सर, ठीक है ना। ये लोग लेके आए होंगे, ये एक प्रकार की चीजें हैं सर, ठीक है ना समझे। सो देर इज दिस प्लेस कॉल्ड एज कोडुमल। कोडुमल इज अ प्लेस इन तमिलनाडु, वहां पे अभी रिसेंट एक्सकेवेशंस हुए हैं, ये एक्सकेवेशन से फोटोग्राफ है सर, ठीक है ना समझे। तो वी विल फाइंड कि कोडुमल और एक और जगह है जिसका नाम है किलाड़ी सर, है ना। ये पिछले साल न्यूज में भी था, तमिलनाडु बोर्ड की बुक में भी आ गया है और ये करंट अफेयर्स के अंदर भी था सर, ठीक है ना समझे। अब ये किलाड़ी का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्लेस कॉल्ड एज किलाड़ी, इसके ऊपर थोड़ी चर्चा कर देते हैं कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड सर, ठीक है ना समझे। तो किलाड़ी इज अ प्लेस इन तमिलनाडु एंड वी विल फाइंड कि इसके अंदर बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स मिले। आर्टिफैक्ट्स में मैंने आपको बताया कि ये ऑर्नामेंट्स मिले हैं, पॉटरी मिला है, रोमन बोल्स मिले हैं। इसको फिर अमेरिका में भेजा गया कुछ एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो यहाँ पे लिखा गया है कि कोई मियामी की लैब के अंदर भेजा गया सर, ठीक है। और यहाँ बोला रहा है कि करीबन 580 बीसी के आसपास के हमारे पास एविडेंसेस है विथ रेफरेंस टू दी एक्सकेवेशंस एंड द लाइफ ओवर देयर। मतलब 580 बीसी का मतलब ये है कि ये तो बुद्ध के कंटेम्पररी पीरियड है, बुद्ध के भी जस्ट पहले का पीरियड है, क्योंकि बुद्ध का जन्म भी 568 बीसी में हुआ था।
The birth of Buddha had taken place at a year called as 568 BC. The Kiladi excavation actually talks about 580 BC. मतलब ये तो बुद्ध के भी पहले का एक्सक्यूशन है. मतलब आप सोच सकते हो कितना पुराना आपके पास एविडेंसेस है, राइट सर? ठीक है ना, समझे? तो वहां पे हमारे पास काफी सारे एविडेंसेस है. ये एविडेंसेस में दर्शाता है कि किलाड़ी कितनी पुरानी जगह है विथ रेफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री. एंड व्हाट वी हैव फाउंड ओवर हियर वो भी बहुत इंटरेस्टिंग कहानी आपको दर्शाता है. अब क्या क्या चीजें मिली है यहाँ पे देखोगे तो सर, ठीक है ना, समझे? तो आपको एक पॉटरी मिली है सर, है ना? यू हैव फाउंड अ पॉटरी ओवर हियर. ओके, ये पॉटरी के अंदर हमको बहुत इंटरेस्टिंग कहानी में मिलेगा तमिल ब्रह्मी स्क्रिप्ट. अब ये शब्द सुन लीजिए सर, ओके ना, समझे? तमिल भाषा वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड है सर. ओके, इट इज एज ओल्डर एज संस्कृत. देर आर सम स्कॉलर्स विच आर ऑफ द ओपिनियन कि इट इज ओल्डर देन संस्कृत. तमिल भाषा एक ऐसी भाषा है जो संस्कृत के जितनी पुरानी है. कुछ ऑथर्स का तो वहां तक मानना है कि यह संस्कृत से भी पुरानी है सर. उसकी डिबेट में ना चलते हुए मैं आपको खाली इसके पीछे एक लाइन समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि शब्द लिखा गया है तमिल ब्रह्म स्क्रिप्ट. क्या लिखा गया है? तमिल ब्रह्म स्क्रिप्ट. अब सवाल यह है कि व्हाट इज दिस ब्रह्म स्क्रिप्ट ऑल अबाउट सर, ठीक है ना, समझे? तो भारतीय इतिहास में जब भाषाओं का विज्ञान शुरू हुआ तो भाषा बोली के रूप में बन के आई, डायलेक्ट के रूप में. डायलेक्ट का मतलब यह है कि कोई भी लैंग्वेज होती है वो एक बोली का प्रकार है. जैसे मैं आपको हिंदी में आप समझा रहा हूं, पर इसको लिखा भी जाता है. और लिखने के लिए जो लिपि या स्क्रिप्ट का यूज होता है वो बहुत मैटर करती है. एंशिएंट इंडिया में बहुत सारी बोलियां थी, बहुत सारी भाषा थी. इन एंशिएंट इंडिया there were multiple languages and there were multiple, we can say, dialects that were being spoken in different part of the country. मतलब जैसे बुद्ध के समकालीन या बुद्ध के कंटेम्पररी पीरियड के अंदर आपको पाली भाषा देखने को मिलेगी. महावीर जहां से बिलोंग करते थे, बिहार वाले रीजन में, कुंदग्राम, वैशाली और उसके आजू बाजू में, वहां हमको पता चलता है कि प्राकृत भाषा बहुत चलती थी. प्राकृत यूज्ड टू बी द मेन लैंग्वेज दैट यूज्ड टू बी स्पोकन अबाउट सर. ओके, उसी तौर के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो आज के मथुरा के पास चले जाओगे तो आपको शौरसेनी करके एक भाषा देखने को मिलेगी. ये भी प्राकृत की एक वर्जन थी. मगध के आजू बाजू में प्राकृत का एक वेरिएशन चलता था जिसे हम लोग कहते हैं अर्धमगधी. वैसे ही अगर आप देखोगे प्राकृत का एक वेरिएशन सातवाहनों के कार्यकाल में भी बोलना शुरू हुआ, उसे हम लोग कहते हैं महाराष्ट्री प्राकृत या पैशची प्राकृत, मतलब पश्चिम के अंदर बोलने वाली प्राकृत. इन सब जितने भी भाषाओं का वेरिएशन था, ये वेरिएशन की खासियत ये थी कि ऑल दिस लैंग्वेजेस हैड वन सिंगल स्क्रिप्ट दैट इज कॉल्ड एज ब्रह्म स्क्रिप्ट. प्राचीन भारत में ज्यादातर जो लिपि का उपयोग होता था वो ब्रह्मी. अशोक के इंस्क्रिप्शंस देख लीजिए, आपकी बुद्धिज्म की पिटाक देख लीजिए, सब में ब्रह्म स्क्रिप्ट चलती है. ये ब्रह्मी स्क्रिप्ट साउथ इंडिया के अंदर भी उतनी पॉपुलर थी. तो भाषा भले तमिल हो, पर इसकी जो लिपि है वो लिपि एक्चुअली ब्रह्मी स्क्रिप्ट के रूप में है. मैं ये शब्द के साथ आपको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं कि आप देखिए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज विच वाज बीइंग स्पोकन बाय द पीपल ऑफ द साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, द स्क्रिप्ट वाज ब्रह्मी. And if the script was Brahmi, what does that signifies? It signifies कि it was unified scripting system in the country and Tamil was being spoken in 680 या 580 BC के आसपास. That shows कि very high level of literacy. तो केलाडी में आपको ग्राफिटी मिली है मछली की, आपको इस प्रकार की इनफैक्ट है ना लैंग्वेज देखने को मिल जाती है. ये लैंग्वेज का एक प्रकार कुछ स्क्रिप्ट के अंदर, इंस्क्रिप्शंस के अंदर लिखा हुआ है. ये केलाडी के अंदर ही वी विल कम टू नो कि हमको एनिमल के फ्रेगमेंट्स पता चले सर. ओके, एंड वी कम टू नो अबाउट काउ, बफेलो, शिप एंड नीलगाय एंड बोर एंड पिकॉक, और बहुत सारे एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन किया गया था वो भी पता चलता है. ये केलाडी के अंदर ही वी विल फाइंड कि हमको ब्रिक्स की इमेजेस मिली है, या ब्रिक्स की बेसिकली एक्सकेवेशन मिली है. ये एक्सकेवेशन दर्शाती है कि तमिलनाडु के अंदर आज से 2500 साल पहले यहाँ पे पक्के बिल्डिंग बनने शुरू हो गए थे. ब्रिक वॉल्स जो हड़प्पीय सभ्यता के अंदर भी बनते हैं सर, ठीक है.
इसी जगह के अंदर हमको केलाडी के अंदर स्पिनिंग वॉल मिलते हैं। ये स्पिनिंग वॉल का उपयोग ये था कि इससे ये लोग चीजें वीविंग के अंदर बनाते थे, कपड़े बनाने के लिए। जैसे हड़प्पन्स ने भी स्पिनिंग वॉल्स का उपयोग किया था। द हड़प्पन्स ऑल्सो यूज स्पिनिंग वॉल्स इन लार्ज नंबर फॉर द वीविंग ऑफ द क्लॉथ। यहाँ पे भी हमको ये देखने को मिलता है कि दे हैड एक्चुअली बिल्ट अप स्पिनिंग वॉल्स। द स्पिनिंग वॉल्स वर एक्चुअली मेड आउट ऑफ बोन टिप्स, ओके ना, समझे, या उसके साथ ज्वाइन करके बनाए गए थे। और कॉपर की नीडल भी हमको यहाँ से देखने को मिलती है। ये दर्शाता है कि इनको कपड़े बनाने की टेक्निक पता थी, इनको ये भी पता था कि किस तरह से कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग किया जा सकता है। ये केलाडी इंस्क्रिप्शन ही थे जहां हमको बहुत सारे अलग अलग पत्थरों के बीड्स मिल चुके हैं। और ये जो बीड्स मिल चुके हैं ये दर्शाता है कि इनफैक्ट तमिलनाडु के अंदर उस पीरियड में ज्वेलरी इंडस्ट्री का भी डेवलपमेंट हुआ था। ये बीड्स की खासियत ये थी कि इनमें से कुछ कुछ पत्थर गुजरात और महाराष्ट्र से लेके आया करते थे। ये दर्शाता है कि आज से 2500 साल पहले, इवन इन द प्री संगम एरा, द तमिल लैंड वाज एक्चुअली बीइंग ट्रेडिंग विद द रीजन्स ऑफ गुजरात एंड महाराष्ट्र। इन सब के बेसिस के ऊपर से केलाडी नाम की जगह के अंदर आपको एक एरेटीन वेयर का पॉटरी मिला है। एरेटीन वेयर इज अ काइंड ऑफ अ पॉटरी जो रोम में यूज हुआ करता था, और वैसा का वैसा ही हमको यहाँ पे भी मिला है। ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली शोज कि हाउ केलाडी यूज्ड टू बी अ प्लेस in Tamil Nadu which was inhabited even before the Sangam period, even before the trade and commerce had actually started, even before the civilizational development in South India had taken place. ये केलाडी में आपको गोल्ड के ऑर्नामेंट्स मिले हैं इस प्रकार के, अगर आप देख रहे होगे, आइवरी की कॉम्स मिल चुके हैं, बैंगल्स मिल चुके हैं, सेमी प्रीशियस बीड्स मिल चुके हैं सर, ठीक है, और करीबन 4000 के ऊपर आपको बीड्स की संख्या मिल रही है। ये दर्शाता है कि ये रीजन्स के अंदर कितनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी रही होगी पहले के पीरियड से, क्योंकि इतने सारे गोल्ड के ऑर्नामेंट्स मिलना, बीड्स मिलना, ये सोपस्टोन मिलना, रिंग मिलना, अब कार्नेलिन और क्रिस्टल जैसे स्टोन का उपयोग करना। अब ये कार्नेलिन इजीली तो अवेलेबल था नहीं सब जगह के ऊपर। कार्नेलिन वाज नॉट इजीली अवेलेबल एज अ स्टोन सर, ओके, अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस। बट ये सब की संख्या में मिलना ये दर्शाता है कि इसमें किस किस प्रकार का डेवलपमेंट हुआ होगा। हम लोग को बड़ी मात्रा के अंदर आयरन की ऑब्जेक्ट्स मिलती है। जैसे अगर आप ये देख रहे हो, हमको आयरन के नेल्स मिले हैं, आयरन के टूल्स मिले हैं, टेराकोटा के ह्यूमन फिगर्स आपको मिल चुके हैं, एनिमल्स के फिगर्स मिल चुके हैं, जहां एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स, गेम्समैन, टॉयज, ईयर ऑर्नामेंट्स की आपको मूर्तियां देखने को मिलती है। तो आप देखिए कि केलाडी एक ऐसी जगह के रूप में निकल के आया इवन इन द प्री संगम पीरियड, जहां हमको ये देखने को मिलता है कि तमिलनाडु के अंदर अर्बनाइजेशन जो है वो शुरू हो चुका था। यहाँ इस प्रकार के खिलौने लोग खेला करते थे। ये गेम्समैन है, शायद तक चेस जैसी गेम हमको यहाँ से देखने को मिल जाती है। एंड वी विल फाइंड कि ऐसा कहते हैं कि ये जो गेम थी ये बच्चे भी खेला करते थे। केलाडी के एक्सकेवेशंस ने आज के तारीख में संगम एज को लेके जो ओपिनियन था कि संगम पीरियड तो बहुत ही लीस्ट डेवलप या काइंड ऑफ, अगर आप देखोगे तो उतना कल्चरली एनरिच पीरियड नहीं था, वो भ्रम को तोड़ दिया है। क्योंकि केलाडी एक्सकेवेशन सिग्निफाई करते हैं कि पूरे भारत में सेकेंड अर्बनाइजेशन जब हुआ 6th सेंचुरी BC में, उसके कंटेम्पररी पीरियड के अंदर तमिलनाडु के अंदर भी सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ। सेकेंड अर्बनाइजेशन का मतलब है कि बुद्धिज्म, जैनिज्म का जब ग्रोथ हो रहा था, तो उसके कंटेम्पररी पीरियड के अंदर वी विल ऑल्सो फाइंड कि केलाडी नाम की जगह के अंदर भी, नॉर्थ इंडिया के कंटेम्पररी पीरियड में, साउथ इंडिया के अंदर भी वी विल सी कि कल्चरल डेवलपमेंट हमको यहाँ से मिलेंगे सर, ठीक है। ये कल्चरल डेवलपमेंट अब बढ़ गए, संगम पीरियड तक आते आते और आगे चले गए, और जिस तरह से आगे चल रहा था उस तरह से हमको ये पता चलता है कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के समय पे वी विल सी कि मोर एंड मोर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विल टेक प्लेस सर, ठीक है ना, समझे। तो इस तरह से सातवाहन आए, सातवाहन ने अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया। मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर भी बताया था कि सातवाहन जब नीचे दक्कन के अंदर अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं तो वो भी अपना इकोनॉमिक और कल्चरल डेवलपमेंट को पुश करेंगे सर, ठीक है ना, समझे। एंड वी विल सी दैट जो तमिल रीजन था वहां पे पंड्यास और चोलास, एंड वी विल फाइंड कि चेरास, ये लोग भी निकल के आते हैं, ये भी अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट करेंगे सर, ठीक है। तो ये सब रीजन के अंदर हमको इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिल रहा है। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट संगम लिटरेचर के अंदर भी मेंशन किया गया है, जिसमें शिलापद्धिकरम, मणिमेगले की भी बात की गई है। और ज्यादातर लिटरेचर के अंदर हमको ये भी देखने को मिलता है कि बहुत सारा ट्रेड वॉल्यूम का भी डिस्कशंस किया गया है, ठीक है ना, गेटिंग ओपन।
ये ट्रेड वॉल्यूम मैंने अभी आपको बताया रोमन और ग्रीक हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सिग्निफिकेंट हमारे लिए रहता है सर, ठीक है। अब 2 पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करते हैं। लेट अस ट्राई टू डिस्कस इट आउट ऑन 2 पॉइंट्स। द फर्स्ट पॉइंट इज द इंटरनेशनल ट्रेड, हाउ इट इवॉल्व। द सेकंड पॉइंट इज वी आर आल्सो सपोज टू सी कि कौन से रीजन्स के साथ ट्रेड हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक आपको पोस्ट मौर्यन पीरियड के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है वो आपको समझ में आ रही है कि किलाड़ी करके जो जगह थी उसमें तो 6th सेंचुरी बीसी से ही शुरू हो गया था, एंड चलते चलते जब संगम पीरियड आया तो संगम पीरियड के अंदर वी विल सी कि मोर एंड मोर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी विल टेक प्लेस। और इस पीरियड में रोमन एम्पायर के साथ, ग्रीक्स के साथ, वेस्टर्न एम्पायर्स के बहुत सारे जो किंगडम्स हैं उनके साथ व्यापार हमारा बढ़ता है, ठीक है ना, समझे। तो इस बेसिस के रूप में हमें ये देखना है कि रोम जो एक सुपर पावर के रूप में निकल के आया उसके साथ हमारा व्यापार बढ़ा। रोम जो उस टाइम पे वर्ल्ड की वन ऑफ द वेल्दिएस्ट सिटी थी वो भारत की तरफ आ रहा है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा कहते हैं कि भारत से टेक्सटाइल्स और भारत से स्पाइसेस, इन दोनों का उपयोग रोमन राजाओं के द्वारा किया गया और उसके द्वारा ही इन्होंने अपना खुद का भी विकास किया और भारत को भी विकास पहुंचाया। अब सवाल यह था कि इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटीज चलती हैं तो क्या पोस्ट मौर्यन पीरियड में ही खाली इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुई या इसके पहले भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई थी? सवाल यह भी होता है ना कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर या पोस्ट मॉडर्न पीरियड के आजू बाजू के पीरियड के अंदर ही इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों मिलती है। तो उसके पीछे के 2-3 तर्क आपको बताता हूं। देखिए कि इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स और इंटरनेशनल फॉरेन ट्रेड ऑलवेज यूज्ड टू बी कंडक्टेड इवन बाय द हड़प्पन्स। सुनिए मेरी बात, हम लोग जब इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करेंगे तो ऐसा देखने को मिला है कि अरेबियन सी का उपयोग करते हुए ये जो हड़प्पन्स थे, ये हड़प्पन्स ने भी व्यापार किया था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हुआ कि थोड़े समय तक एक बहुत बड़ा वैक्यूम पीरियड भी मिलता है जहां फॉरेन ट्रेड थोड़ा लिमिटेड हो गया था। उसके पीछे के बहुत सारे तर्क वितर्क है पर उसके अंदर नहीं जा रहा हूं। पोस्ट मॉर्यन पीरियड एक ऐसा पीरियड था जहां आज के पश्चिम एशिया, जिसे हम लोग अरेबियन पेनिनसुला और उसके आजू बाजू के रीजन्स के रूप में पहचानेंगे, वो ग्रीस से लेके नॉर्दर्न अफ्रीका तक का विस्तार आपको यहां से देखने को मिलेगा, मेडिटेरेनियन वाला विस्तार भी मिल जाएगा। उन सबके व्यापारी भारत की तरफ क्यों आते हैं? वाई दी पीपल फ्रॉम वेस्ट एशिया will be coming towards more in the Indian region or the Indian Ocean region somewhere in the post-Mauryan period only. पोस्ट-मौर्यन पीरियड के समय पे यहाँ के लोग बड़ी मात्रा में यहाँ पे क्यों आएंगे, उसके पीछे के बहुत सारे तर्क वितर्क है। उनमें से एक तर्क ये है कि हड़प्पन्स ने व्यापार तो किया था पर हड़प्पन्स के पतन के बाद वो व्यापार थोड़ा कम हो गया था। भारत की तरफ ये यूरोपियंस को आना था, लैंड रूट से हर बार पॉसिबल था नहीं कि दे विल बी एबल टू अचीव गुड कनेक्टिविटी टुवर्ड्स इंडिया, क्योंकि बीच में बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आते रहते थे। जमीनी रूट से अगर आप आओगे तो आपको बहुत सारे ऑब्स्ट्रक्शन झेलने पड़ेंगे, है ना, प्रॉब्लम्स आएंगे, इश्यूज आएंगे। तो अगर लैंड रूट से नहीं आ सकते हो तो एक ही रास्ता है, वो है समुद्र के रास्तों से आओ। पर समुद्र के रास्तों से, सी रूट से आप तभी आ पाओगे जब आपको रास्ता पता हो और टेक्निक पता हो। तो देयर वाज दिस ग्रीक सेलर कॉल्ड एज हिप्पैलस। क्या नाम है? नाम याद रखिएगा, हिप्पैलस। हिप्पैलस के लिए कहा जाता है कि ये ग्रीक सेलर था। ये जो ग्रीक्स भारत की तरफ आने की कोशिश कर रहे थे, इसने एक मॉनसून विंड्स की डिस्कवरी की, जिसे आज की तारीख में हम लोग पहचानते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स। आपने ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ा होगा, यू माइट हैव स्टडीड इन ज्योग्राफी एज वेल, कि भारत में जो बारिश मूलतः से जो पानी आपको यूं देखने को मिलता है वो यहां से एक मॉनसून विंड का पैटर्न के रूप में आपको मिलेगा।
हम लोगों को पता है उस पीरियड में, पहले हड़प्पन्स को भी पता था, पर यूरोपियंस को बड़ी मात्रा में एक नॉलेज का अभाव था। और नॉलेज का अभाव इसके लिए था क्योंकि इनको पता नहीं था कि भारत की तरफ कौन से रास्ते से आ सकते हैं, क्योंकि जमीन का रास्ता हर बार पॉसिबल ना नहीं। समवेयर इन द पोस्ट मॉडर्न पीरियड, इन द फर्स्ट सेंचुरी के आसपास का पीरियड कहते हैं, वी विल सी कि हिपेलस ने साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स की डिस्कवरी की। ही डिस्कवर्ड द पैटर्न ऑफ द विंड्स, कि यार देखो बारिश जो है, ये बारिश का जो पानी है वो, या बारिश की जो हवाएं हैं वो यूं चलती हैं, यहां से इंडियन ओशन से, अरेबियन सी से चलते हुए पैटर्न उठा के ऊपर की तरफ जाती है और वो हिट करती है सबसे पहले केरला को। आपने देखा होगा मॉनसून भारत में महीनों के हिसाब से आता है। जून के पहले हफ्ते तक आते आते हमें ये देखने को मिलता है कि ये जो मॉनसून की विंड्स है वो सबसे पहले वी विल सी कि केरला को टच करेगी, और केरला को टच करते 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 वी विल कम टू नो कि ग्रेजुअली इट विल गो आउट एंड इट विल गो इन द नॉर्दर्न पार्ट। वो फिर मुंबई की तरफ आती है, पुणे की तरफ आती है। पुणे में बारिश ज्यादा नहीं होती है क्योंकि वो लीवर्ड साइड है, मुंबई विंडवर्ड साइड है ना। ये सब ज्योग्राफी के पैटर्न में आप पढ़ते हो ना, बारिश वेस्टर्न घाट्स रोक देते हैं पानी को आगे। तो ये साउथ वेस्ट मॉनसून विंड हिपेलस ने डिस्कवर किया। ये हिपेलस की डिस्कवरी के बाद द क्वांटम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, क्वांटम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब क्या है कि द नंबर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है वो बढ़ जाता है। समझ में आया कि नहीं? विद द डिस्कवरी ऑफ द मॉनसून विंड बाय हिपेलस, द नंबर ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ग्रेजुअली इंक्रीज टुवर्ड्स द नॉर्थ वेस्ट साइड। और इस तरह से हमको ये देखने को मिलेगा कि द डिस्कवरी ऑफ मॉनसून विंड्स इन द अरेबियन सी इन द फर्स्ट सेंचुरी बाय हिपेलस, ही वाज एन इजिप्शियन ओरिजिन ग्रीक सेलर। ये नाम याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है ऑप्शनल में। तो इसमें 20 मार्क का सवाल पूछ दिया था सर। ओके, ऑप्शनल में तो पूछा गया कि डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ हिपेलस डिस्कवरी ऑफ मॉनसून विंड टुवर्ड्स इंडिया। हिपेलस ने जिस तरह से मॉनसून विंड की डिस्कवरी की, उसकी असर भारत के ऊपर क्या हुई, इसके ऊपर चर्चा कीजिए सर। ओके, दिस वाज अ क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंगली आस्क्ड बाय द यूपीएससी सर। ठीक है ना? तो उसकी तो अलग कहानी है, पर अभी मैं आपको यह समझा रहा हूं कि क्या इसके अंदर स्टोरी देखने को मिलेगी सर। ठीक है, तो कहानी यह है कि ये जो हिपेलस ने डिस्कवर किया ना, उसने मेडिटेरेनियन वर्ल्ड के साथ भारत की जो मोनोपोली अरबों के द्वारा डेवलप की गई थी वो तोड़ दी। क्योंकि पहले अरबों को ही ये चीज पता थी कि समुद्र के रास्ते से भारत में कैसे जा सकते हैं। इट वर द अरब्स हु न्यू दैट पार्ट, कि भाई कैसे हम लोग भारत की तरफ जा सकते हैं बाय टेकिंग द मॉनसून विंड्स। इसके पहले हड़प्पन्स ने भी किया था, पर हड़प्पन्स की तो पूरी सिविलाइजेशन ही डिस्ट्रॉय हो गई, तो इट वाज बट ऑब्वियस कि किसी को पता नहीं था सर। ठीक है ना, समझे? एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि सिनेमन एंड पेपर, जो उस पीरियड की सबसे मेन एक्सपोर्ट हुआ करती थी रोमन एम्पायर के साथ, उसका व्यापार बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ता है सर। ठीक है ना, समझे? और इस तरह से वी विल फाइंड कि रोमन शिप्स बहुत बड़ी मात्रा में भारत की तरफ आने की शुरुआत कर जाती है। इन्होंने वी विल सी कि ग्रेजुअली हमको ये पता चलता है कि समुद्र किनारे के अंदर व्यापार, या समुद्र किनारे से थोड़े दूर जाते हुए इन्होंने इनफैक्ट है ना नेविगेट करना शुरू किया। नॉर्मली ये होता था कि पहले पीरियड के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर समुद्र किनारे से आ भी रहा है मॉनसून विंड्स का सहारा लेके, तो दे ऑलवेज यूज्ड टू फॉलो द कोस्टल पैटर्न, और दी वी कैन से द कोस्टल, जो सी कोस्ट है उसके पैरेलली सेलिंग होता था। अब सी कोस्ट के पैरेलली सेलिंग क्यों करते थे? क्योंकि डर लगता था कि अगर हम लोग समुद्र किनारे से बीच में अगर बोट को गलती से यहां पे लेके चले गए तो रास्ता भटक जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये था कि सी कोस्ट के पैरेलल अगर चल रहे हो आप, इफ यू आर गोइंग पैरेलल टू द सी कोस्ट, यहाँ का जो लोकल व्यक्ति बैठा हुआ है या लोकल कोई पायरेट बैठा हुआ है, पिछले के जमाने के कैप्टन जैक स्पैरो बहुत सारे बड़ी मात्रा के अंदर आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, वो आपके ऊपर अटैक कर देगा, आपकी बोझ के जहाज को, जो भी आपके पास जो सामान है वो कॉन्फिस्केट भी कर सकता है सर। ठीक है, तो ये अलग प्रॉब्लम है, बट वी विल सी दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिस्कवरी ऑफ मॉनसून विंड्स बाय हिपेलस क्रिएटेड अ न्यू डेवलपमेंट। और ये न्यू डेवलपमेंट का अल्टीमेट परिणाम ये हुआ कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया के समय पे रोमन्स के साथ हमारा व्यापार बहुत बढ़ जाता है।
तो पहली चीज आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड इज अ पीरियड वेयर मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विल इंक्रीज विद द रोमन, सर, ठीक है ना, समझे। और इस तरह से इंडिया और रोम्स के बीच में एक डायरेक्ट सी रूट का ओपनिंग हो गया, सर, ओके। इन सब परिस्थितियों के अंतर्गत हमको ये देखने को मिलेगा कि क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इंडिया की तरफ फ्लो होगा। दूसरा हमको देखने को मिलेगा कि इंडिया की टेक्सटाइल, इंडिया की स्पाइसेस, इंडिया की जो भी खासियत थी, खास करके हैंडीक्राफ्ट की प्रोडक्ट्स, वो रोम के बाजारों में बहुत चलती थी। एक प्लीनी करके हिस्टोरियन है, प्लीनी अपने दुख को बयां कर रहा है इस पीरियड में। प्लीनी का मानना है कि भारत का कपड़ा रोमन कपड़े से बहुत ही हाई क्वालिटी का क्लॉथ रहा है। प्लीनी इज ऑफ द ओपिनियन दैट द क्लॉथ फ्रॉम इंडिया is very high quality cloth when we compare with the Roman cloth. अब ऑब्वियस सा कि भारत का कपड़ा यहाँ पे बुनने वाले जो लोग थे, जो बुनकर कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, उनके पास अनुभव था सदियों से। सो दे वर एबल टू मेक आउट गुड क्वालिटी ऑफ क्लॉथ एट अ वेरी फाइन, वी कैन से आर्टिजन स्किल्स एज वेल। और ये कपड़ा जब रोम में जाता था तो महंगा जाता था, ऑब्वियस था, क्योंकि सोना दे के उनको यहाँ से खरीदना पड़ता था। अब रोमन्स के अंदर होड़ मच जाती है कि कौन भारत का कपड़ा पहनेगा। सो इन द रोमन एम्पायर देयर वाज अ ह्यूज क्राइसिस विच वाज गोइंग ऑन कि मोर एंड मोर पीपल वर ट्राइंग टू इमिटेट ईच अदर इन द वेयरिंग ऑफ द इंडियन टेक्सटाइल्स इन रोम। आजकल उल्टा हो गई है दुनिया दोस्तों। आज दुनिया ऐसी है कि वी विल फाइंड कि लोगों को जो फीलिंग है उसमें वेस्टर्न कपड़े पहनने का बहुत शौक है। बोले कौन सा लेके आया, बोले मैं वो यूरोपियन ब्रांड लेके आ गया, फलाना लेके आया, ये लेके आया, सर, ठीक है ना, इटालियन ब्रांड पहन रहा हो, अमेरिका की कंपनी है। पहले के ज़माने में आपको कहानी देखने को मिलेगी कि लोग इंडियन कपड़े के लिए पागल थे, और ये पागलपन आपको मिडीवल एरा और मॉडर्न एरा के अंदर भी मिलेगा। मैं तो अभी तो आपको संगम एज की इकोनॉमी के बारे में बात कर रहा हूँ और पोस्ट मॉडर्न इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, पर आप रियलिटी ये समझिए कि ये पोस्ट मॉडर्न एरा की कहानी नहीं है। ये कहानी थ्रू आउट मिडीवल और मॉडर्न पीरियड के अंदर भी आपको मिलेगी। क्यों थ्रू आउट मिडीवल एंड मॉडर्न पीरियड? क्योंकि इवन इन द मिडीवल एंड द मॉडर्न पीरियड वी विल फाइंड कि यूरोपियंस वर फाउंड ऑफ इंडियन टेक्सटाइल्स। ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो कंपनी जब भारत में आई ना, व्हेन कंपनी केम टू इंडिया एंड व्हेन कंपनी स्टार्टेड ट्रेडिंग विद द इंडियन पीपल, जब कंपनी ने भारतीय व्यापारियों के साथ व्यापार करना शुरू किया तो सबसे पहले टेक्सटाइल का व्यापार से तो ये लोग आगे आए हैं। भारत का मलमल बहुत ही फेमस था, या उसको ढाके का मलमल कहते हैं। इट वाज कॉल्ड एज द मुस्लिन ऑफ ढाका, वेरी फेमस। उसके लिए एक एक दो दो तीन तीन महीने के एडवांस में पैसे दिए जाते थे। आज एक यूरोपियन व्यापारी आके 3 महीना एडवांस में कारीगर को पैसा देगा, गोल्ड के सिक्के देगा, उसके बाद जाके वो जो कारीगर है उसके लिए वो वस्तु बना के देता है। यू कैन इमेजिन कि हाउ पावरफुल वी वर, हाउ पावरफुल वाज आवर इकोनॉमी एज वेल, ओके। संगम एरा में भी ये हुआ था। कहने की बात मेरी ये है कि इवन इन द संगम पीरियड वी विल फाइंड द सेम ओल्ड सिनेरियो वेयर द रोमन्स वर कमिंग टुवर्ड्स इंडिया एंड द नेचर ऑफ क्वांटिटी ऑफ ट्रेड वाज सरप्लस टुवर्ड्स इंडिया। सरप्लस होने का मतलब यह है कि ये भारत के लिए फायदेमंद रहा है, क्योंकि हम सोने के सिक्के पहले लेते थे, उसके बाद यहां पे वस्तु बना के रोमन्स को देते थे। हम 2 चीज बनाने के लिए माहिर थे, एक तो टेक्सटाइल्स, हम लोग हैंडक्राफ्ट बनाते थे, और दूसरी थी स्पाइसेस। अब स्पाइसेस यहाँ पे उगती थी पर उसकी कल्टीवेशन यहाँ पे ही रहती थी। दक्षिण भारत में आज भी आप कोची चले जाओ या मलाबार के बहुत सारे छोटे बड़े मार्केट सेंटर चले जाओ, आपको स्पाइसेस सब जगह के ऊपर मिलेंगे। कोची में तो एक बहुत बड़ा स्पाइस मार्केट भी आपको मिल जाता है। उसके पीछे का इंटेंशन ही ये है कि ये पूरा का पूरा जो मार्केट है, उसका जो व्यापार का पद्धति अगर आप देखिए तो प्राचीन भारत से आपको मिलेगा, राइट फ्रॉम एंशिएंट इंडिया। और रोमन्स भी इस पीरियड में वी विल फाइंड की बड़ी मात्रा में व्यापार करते हैं 2 चीजों का, टेक्सटाइल का और स्पाइसेस का, सर, ठीक है ना, समझे। एंड दिस इज हाउ दी डायरेक्ट सी रूट की इंप्लीकेशन क्या हुई, सर।
डायरेक्ट सी रूट की इंपैक्ट क्या होती है कि जब भारत और रोमन एम्पायर के साथ व्यापार बढ़ गया तो पहली कहानी तो यह मिलती है कि ओवरलैंड रूट को इन्होंने सरकमवेंट करना शुरू किया। बोले छोड़ो, अब समुंदर के रास्ता मिल चुका है, समुंदर रास्ता मिल चुका है तो भारत की तरफ आना रास्ते में बहुत ही घातकी रहता था। एट टाइम्स इट वाज वेरी मच डेंजरस। वो सिस्टम बंद हो गई पूरी तरह से। इट बिकेम कंप्लीटली, अब वो डेंजरस रहा ही नहीं सर। ओके, नहीं समझे? द रीजन वाई इट वॉज नॉट डेंजरस, क्योंकि अब तो समुद्र का रास्ता, और समुद्र के रास्ते में भी अगर आप देखोगे तो आपको कोस्ट टू कोस्ट नेविगेशन नहीं करना है। पहले जो कोस्टल नेविगेशन था, ये कोस्टल नेविगेशन भी बहुत ही तकलीफ कारक था, क्योंकि इट वॉज ऑलवेज प्रोन टू पायरेसी। क्योंकि समुद्र किनारे के पैरेलल जब बोटें चला करती थी तो बीच में लूटपाट हो जाती थी, आपको परेशान कर दिया जाता था। वो पद्धति भी अगर आप देखोगे तो बंद हो गई सर। सो विद द एडवेंस ऑफ दी और विद द एडवेंट ऑफ द डायरेक्ट सी रूट बाय हिप्पलस बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं, और उसका अल्टीमेट आउटकम अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो वो होगा कि रोम से बहुत बड़ी मात्रा में डिमांड बढ़ती है, और भारत के अंदर जो डायरेक्ट सी रूट निकल के आया उससे इंडिया और रोम के बीच में जो व्यापार था उसकी क्वांटिटी बहुत बढ़ जाएगी। अब कितनी बढ़ेगी? तो बुक में बहुत इंटरेस्टिंग लाइन लिखी है, सवाल सीधा सीधा निकल सकता है। That the ultimate result of the combination of the growing demand from Rome and the opening of the direct sea route to the western of India was an increase in the number of ships sailing towards India from about 20 ships a year to almost 1 ship a day. आप सोच सकते हो कि पहले के कार्यकाल में सालाना 20 बोट्स भारत और रोमन एम्पायर के बीच में ट्रैवल किया करती थी। On an average, 20 boats used to pass from India to Rome and Rome to India, sir. Okay, 20 एक जहाज थे, ज्यादा नहीं थे। उसमें हमारे वाले तो जाते नहीं थे, हमारे वालों की हेकड़ी अलग थी। Our people were at a different level ना, बोले हम ऐसा हम क्यों बाहर जाए, जिसको गरज होगी वो आएगा यहाँ पे। इंडियन ट्रेडर्स तो बड़े एटीट्यूड में रहे हैं सर। ओके, हमारे व्यापारियों ने कभी मार्केट ढूंढने की कोशिश नहीं की अप टिल मिडिवल पीरियड, इवन अप टिल अर्ली मॉडर्न पीरियड। एक कंपनी आई थी बाजार ढूंढने भारत के अंदर कि भाई यार कारीगर कोई मिल जाए तो हमारे लिए कपड़ा वपड़ा बनाने के लिए सर। ओके, इंडियन व्यापारियों की और इंडियन बिजनेसमैनों की एक स्किल तो आपको देखने को मिलेगी, वो यही है कि वी नेवर इंडल्ज्ड इनटू लुकिंग फॉर अ मार्केट आउटसाइड द कंट्री सर। तो वही लोग आते थे। पहले साल की 20 जहाज आती थी, 20 शिप्स अ ईयर आती थी, 20 शिप्स पर ईयर आती थी। अब ये हो गई है कि 1 शिप पर डे हो गई है। दैट इज इक्विवेलेंट टू ऑलमोस्ट 365 शिप्स पर ईयर। मतलब आप सोच सकते हो कि सालाना एक बोट जाती रहती है, आती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। Can you imagine the number of quantity that the goods were traded between the Roman Empire and India, and precisely the west and the south of India? क्योंकि रोम इस पीरियड में वेस्ट और साउथ के साथ ही कनेक्टेड था, लैंड के थ्रू तो कनेक्टेड था नहीं। क्योंकि जमीन का मार्ग तो मैंने आपको बताया कि वेस्ट एशिया से आना बहुत घातकी था सर। ओके, यहाँ से रोमन्स को, से फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए कि ये नॉर्थ ऑफ अफ्रीका है और ये इटली है सर, ठीक है ना, समझे, ये यूरोप है सर, ठीक है ना, समझे। तो इफ द इटालियंस वांट टू कम दे नीड टू कम बाय तुर्की, एंड तुर्की से वेस्ट एशिया होते हुए आ सकते थे, बट दैट वाज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। दिस इज इटली बाय द वे सर, ओके ना, समझे। ये इटली है और ये आपका इबेरियन पेनिनसुला आ गया सर। ओके, तो इफ द इटालियंस वांटेड टू कम दे ऑलवेज शुड कम वाया द लैंड रूट। लैंड रूट वाज नॉट पॉसिबल क्योंकि वेस्ट एशिया में पार्थियंस और बहुत सारे और भी एम्पायर थे जो इनको रोकते थे। तो रोमन एम्पायर का अगर समुद्र किनारा खुल गया और वो वाया इजिप्ट आने की शुरुआत करता है, क्योंकि इजिप्ट यहाँ पे है, बीच में से रेड सी आता है, रेड सी को क्रॉस करते हुए नीचे आते हुए अगर आप साउथ वेस्ट मॉनसून का सहारा लो के सीधा यहाँ पहुंचोगे तो आपका जमीन का रूट बाईपास हो गया। ये तो बाईपास हुआ ना सर, जमीन का रूट आपने सरकमवेंट कर दिया। पहले सालाना 20 जहाज आते आते दम निकल जाता था लोगों को रास्ते में आने जाने में सर, इतना रंगदारी देना पड़ता था।
20 जहाजों को निकलने में रंगदारी इतना देना पड़ता था, परेशान हो जाते थे लोग। आज परिस्थिति ये आ गई कि 20 जहाज क्या, 200 जहाज क्या, 300 से अधिक, 350 से अधिक, 365 बोट्स पर ईयर शिप्स उस पीरियड में ट्रेड किया करती थी बिटवीन इंडिया एंड रोमन एम्पायर। आप सोच सकते हो कि व्हाट कुड हैव बीन द इम्पैक्ट ऑफ द क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ द कमोडिटीज दैट वर बीइंग ट्रेडेड। और उसमें भी इंडिया बैलेंस ऑफ ट्रेड में सरप्लस था। आप ये भी सोचिए कि इंडिया बैलेंस ऑफ ट्रेड में इस पीरियड में सरप्लस था। सो डायरेक्ट इंपैक्ट के अंदर ये हुआ कि बैलेंस ऑफ ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो रोम से बड़ी मात्रा के अंदर गोल्ड जो है वो इंडिया की तरफ आ रहा है, क्योंकि रोम से खाली जहाज आते थे। एम्प्टी बोट्स laden with gold was actually put inside the boats and they used to trade towards India. इंडिया से जो कपड़ा है, इंडिया से जो टेक्सटाइल था, इंडिया से जो स्पाइसेस था, ये सब जहां से जाता था सर, ओके ना, समझे। अल्टीमेटली इंडिया के सरप्लस में रहा और रोम के नेगेटिव में रहा। और इसके कारण मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि प्लीनी नामक एक हिस्टोरियन जो उस पीरियड में रोमन एम्पायर की कंटेम्पररी हिस्ट्री लिख रहा है, उसने कहा था कि भारत ने रोमन एम्पायर के अंदर एक मॉरल क्राइसिस क्रिएट किया है। मॉरल क्राइसिस क्यों? क्योंकि रोम के लोग भारतीय कपड़ा का बहुत शौकीन हो गया है। द रोमन पीपल आर फॉन्ड ऑफ वेयरिंग इंडियन अटायर एंड इंडियन क्लॉथ्स। ऐसा बाजार में चलते हैं कि ये दे, बोले कहाँ से लिया? बोले ये टी शर्ट तो मैंने न्यूयॉर्क से लिया। बोले तुमने ये कहाँ से लिया? बोले मैंने तो अमेरिका से लिया। अच्छा, न्यूयॉर्क और अमेरिका अलग अलग लगता है सर, है ना? अंदाज अपना अपना देखा कि नहीं देखा सर? एक बार अमर प्रेम बस में बैठ के जा रहे थे, फेंका फेंक कर रहे होते, तो बोले ये टोपी तुमने कहाँ से ली? बोले न्यूयॉर्क से ली। मुझे लगा अमेरिका से ली होगी सर, है ना? सामने वाला बंदा उसको कहता है ये भी फेंको वो भी फेंको, है ना? अमेरिका, न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर तो आता है सर, ओके। बट ऐसी सब बातें आपको उस पीरियड में देखने को मिलेगी। रोम के बाजार के अंदर, रोम के समाज के अंदर, when people used to wear this kind of cloth and they used to travel along, है ना, जब कपड़ा पहन के इस तरह से ट्रैवल किया करते थे, तो वी विल कम टू नो कि उनकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती थी। बोले भारत का कपड़ा पहन के आया है, दैट पर्सन इज ट्रैवलिंग इन द बाजार, ही इज वेयरिंग अ क्लॉथ फ्रॉम इंडिया। ऑटोमेटिकली उसकी इज्जत बढ़ जाती थी कि भाई साहब, है ना, खतरनाक है सर, क्या बात है सर, है ना, समझे। तो कहने की बात आपको ये मिलती है कि रोमन बाजारों के साथ हमारा बहुत व्यापार बना। रोम की बहुत सारी वस्तुएं भारत की तरफ आती है। खास करके अगर आप देखोगे तो पॉटरी हमको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, है ना। और कुछ कुछ अगर आप देखोगे ग्लास की वस्तुएं, ग्लासवेयर, आपको पूछा जा सकता है कि रोम से भारत का व्यापार कौन सी वस्तुओं को लेके हुआ था, तो हमें ये आइडिया रहना चाहिए। और क्वांटिटी वाइज हम लोग फायदे में थे, ये भी हमारे लिए एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना, समझे। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि द ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज्ड, एंड ट्रेड एंड कॉमर्स ने इंक्रीज करने के बाद पूरी इकोनॉमी को भी डेवलप करवाया, ठीक है ना, समझे। एनसीईआरटी में तमिलनाडु में लाइन भी लिखी गई है कि that the magnitude of the expansion of trade is evident from this period could have been achieved only through major changes in the production base of the economy। मतलब यह है कि व्यापार तभी बढ़ सकता है कि जब प्रोडक्शन का बेस बने सर, ओके। अब सवाल ये था कि अगर रोम के लोग हमारे कपड़ों के लिए इतने उत्साहित थे, हमारी ज्वेलरी के लिए इतने उत्साहित थे, हमारी स्पाइसेस के लिए उतना उत्साहित थे, पर अगर हम लोग उनको कपड़ा, ज्वेलरी, स्पाइसेस टाइम पे ना दे जाए तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि हमने अगर उनको सप्लाई अच्छी क्वालिटी में दिया है और अच्छी क्वांटिटी में दिया है, इफ वी हैव गिवन देम द गुड्स इन नंबर ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, तो हमें ये आइडिया रह जाना चाहिए कि हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का भी बदलाव हुआ था इस पीरियड में। क्योंकि रोम के साथ व्यापार तभी शक्य है, द ट्रेड इज ओनली एविडेंट इन दैट पीरियड और इन दैट सर्कमस्टेंसेस वेयर वी आर एबल टू मैनेज द प्रोडक्शन। आज देखिए कि चाइना दुनिया में इतना सारा प्रोडक्शन कर पाता है, इसके लिए वो व्यापार कर पाता है। अगर डिमांड आ रही है पर सप्लाई साइड या प्रोडक्शन साइड का गैप हुआ है तो क्या करोगे? सिंपल चीज है ना। अगर डिमांड आ रही है, इफ से फॉर एग्जांपल मार्केट में आपकी बहुत डिमांड है सर, ओके,
बट आप वस्तुओं को सप्लाई ही नहीं कर पा रहे हो, आप उसको जो सप्लाई चाहिए वो दे ही नहीं पा रहोगे, तो क्या करोगे? व्हाट विल यू डू अल्टीमेटली? तो नुकसान ही है ना आपके लिए। तो यहाँ पे भी यही परिस्थिति आपको देखने को मिल जाती है सर। गेटिंग माय पॉइंट? ओके ना, समझे? तो वी विल सी दैट इस पीरियड के समय पे हमारी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई। कुछ कुछ वस्तुएं जैसे कि जेमस्टोन्स, बेरिल, इन सब की डिमांड उभर के आ रही थी। उसका मतलब यह है कि हमारे पास ज्यादा मजदूरों की आवश्यकता थी जो माइनिंग सेक्टर में जाके इन वस्तुओं का बेसिकली एक्सकेवेशन करके फिर ज्वेलरी में उपयोग करके उसमें से वस्तु बना के रोमन्स को चिपका दे। रोमन्स को चिपका दे मतलब रोमन्स को बेच दे। यह दर्शाता है कि भारत के पास पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर इकोनॉमिकली बहुत अच्छी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस भी था। आपको अगर पूछा जा सकता है सवाल कि राइट डाउन द फीचर्स ऑफ द पोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी, हाँ एक सवाल आएगा आपको और आपको पूछा जाएगा कि पोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी के फीचर्स के ऊपर डिस्कस करिए, तो आपको आइडिया तो रहना चाहिए ना सर। यू शुड हैव द आइडिया about how the postmodern economy has flourished, how it has progressed, how it has grown. तो we will find कि अगर पहली फीचर की लाइन में ये मैं बताता हूं कि इंडो रोमन ट्रेड एंड कॉमर्स हैज इंक्रीज्ड, तो हम ये कहेंगे कि ट्रेड एंड कॉमर्स इंक्रीज हुआ और रोमन्स इंडिया के अंदर से वस्तुओं का डिमांड करते थे, तो डिमांड के लिए हमारी प्रोडक्शन टेक्निक भी इंक्रीज होगी सर। और प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हम लोग को लेबर चाहिए और लेबर को हमें पैसा देना पड़ता है, यानी कि कैपिटल भी चाहिए होगा सर। समझे कि नहीं समझे? पूरी इकोनॉमी की तो कहानी है। आज मुझे ये पेन की डिमांड है बाजार के अंदर, इफ आई हैव अ डिमांड ऑफ दिस पेन इन द मार्केट, से फॉर एग्जांपल हाइपोथेटिकली ये पेन मैं बना रहा हूं, तो ये पेन की डिमांड है, मुझे सप्लाई करना है, पर मेरे पास कैपिटल ही नहीं है, लेबर ही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? क्या मेरा बिजनेस चल पाएगा? सिंपल है, नहीं चल पाएगा। अगर रोमन्स हमसे ज्वेलरी डिमांड कर रहे हैं, जेमस्टोन डिमांड कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की आइवरी की गुड्स डिमांड कर रहे हैं, स्पाइसेस डिमांड कर रहे हैं, टेक्सटाइल डिमांड कर रहे हैं, अगर इतनी सारी वस्तुओं की डिमांड आ रही है रोमन्स की तरफ से, अगर हम फुलफिल नहीं करके देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ट्रेड एंड कॉमर्स ठप हो जाएगा। पर क्या भारत के लोगों ने रोमन्स की डिमांड को फुलफिल करके दिया है? डेफिनेटली दिया है। इनफैक्ट हमने हमारी प्रोडक्शन की टेक्निक, हमारी प्रोडक्शन की एबिलिटी सब कुछ बढ़ाई है इस पीरियड के अंदर, और ये टेक्निक और एबिलिटी बढ़ाई, उसका परिणाम आप देखने को मिलेंगे कि हमको क्वांटिटी ऑफ ट्रेड बहुत बढ़ जाता है और ये ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है। दिस इज फ्रॉम द एविडेंस ऑफ मोर देन 350 शिप्स पर ईयर दैट वर प्लाइंग बिटवीन इंडिया एंड रोम। अभी मैंने आपको बताया कि दिन की एक बोट चलती थी भारत और रोम के बीच में, अप डाउन, है ना भैया। वो 10 बजे वाली बोट कितने बजे आएगी? बोले क्यों? 10 बजे आएगी। बोले अभी तक आई नहीं। हाँ वो रास्ते में होगी, आ रही होगी। बोले क्यों? बोले रोम जाना है मुझे। आप सोच सकते हो कि लोग राह देख के बैठे होंगे कि अरे वो 10 बजे वाली बोट आती है ना, वो बोट आ रही है। कहाँ से? बोले रोम से निकली। हाँ निकली थी कल। तो बोले कल निकली है तो भारत में आने में तो टाइम लगेगा उसको सर। कहने की बात यह है कि जब इतनी बड़ी क्वांटिटी में व्यापार तभी पॉसिबल है जब आपकी लोकल सप्लाई लाइन बहुत अच्छी हो, और अगर आपकी लोकल सप्लाई लाइन अच्छी नहीं होगी तो डिमांड कर करके भी क्या करोगे? वे रोमन्स उठ के चले जाएंगे, 2 बार इंडिया में आएंगे, 3 बार आएंगे, चौथी बार आएंगे, बोलेंगे यहाँ तो कोई है ही नहीं मटेरियल अवेलेबल, देयर इज नो मटेरियल अवेलेबल, देन द रोमन्स विल गो अवे, है ना। वो वापिस चले जाएंगे, बोले हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, वी आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। Then what is the point of we actually conduct trade with India? But Indians were very smart. They kept on improvising. और जिस तरह से इम्प्रोवाइज किया उससे हमको देखने को मिल रहा है कि हमने लेबर इन्वेस्ट किया, हमने कैपिटल इन्वेस्ट किया, हमने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, हमने कुछ कुछ वस्तुएं के लिए मैन पावर की ज़रूरत थी। मैंने बताया जैसे जेमस्टोन, ये अलग अलग प्रकार की ज्वेलरी के लिए आपको जो मटेरियल चाहिए, हीरे चाहिए, मोती चाहिए, पर्ल्स चाहिए, वो सब जब मट्टी के पानी में से नीचे निकाल के पर्ल्स, आपको मोती कैसे निकलेंगे? समुद्र में से निकलते हैं। अब उस टाइम पे डाइवर्स से क्या ऑक्सीजन मास्क वाले, यूँ पहन के ऐसा डब्बा वब्बा लगा के फिर नीचे डाइव करने जाओ सर। ओके,
पर उसके बावजूद भी वी विल फाइंड कि देयर विल बी पीपल जो ये पर्ल्स का व्यापार करते थे। मतलब ये है, कहने की बात मेरी ये है कि भाई आप इस दृष्टिकोण से समझिए चीजों को, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस पॉइंट सर, ठीक है ना, समझे। सो वी विल फाइंड कि मोर एंड मोर नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस टेकिंग प्लेस. In the case of textiles, there would be a considerable increase in the weaving activity and the subsidiary activities like spinning to produce the yarn from the weaving, and perhaps even growing more cotton to increase the supply of the raw materials. Growing trade thus would lead to a considerable degree of expansion of the economy, where more and more of production of local artifacts, where more and more of production of local commodities will take place. कपड़ा बनाने के लिए वीविंग करना पड़ेगा, स्पिनिंग करना पड़ेगा, कॉटन का प्रोडक्शन उसके लिए बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कपड़ा तभी बढ़ पाएगा। रोमन्स भारत के अंदर से कपड़ों का व्यापार करते थे, सो दे यूज्ड टू ब्रिंग अलोंग, सो व्हेनेवर दे यूज्ड टू गो बैक, दे यूज्ड टू कैरी गुड क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ फ्रॉम इंडिया। भारत से कपड़ों का व्यापार करना है आपको और भारत से कपड़ा लेके जाना है, तो भारत में कपड़ा अगर है ही नहीं तो करोगे क्या, है ना, समझे। पर इंडियंस वर वेरी स्मार्ट, डिमांड आई नहीं, वैसे वैसे इंप्रोवाइज किया नहीं, डिमांड आई नहीं और इंप्रोवाइज किया नहीं। बोले तुम आज डिमांड करो, तुमको कल से इनफैक्ट है ना चालू कर देंगे इंप्रोवाइजेशन करना, एंड विल मेक श्योर कि आपकी जो इकोनॉमी का जो एस्पेक्ट है उसको फुलफिल करके जाएंगे सर, ठीक है ना, समझे। और इस तरह से वी विल फाइंड कि इंडिया में एक ऐसा व्यापारिक वर्गों का उदय हुआ जो हमको ये देखने को मिलता है कि मर्चेंट क्लास के रूप में आपको मिलेंगे। ये जो मर्चेंट्स थे, ये मर्चेंट्स अगर आप समझने की कोशिश करिए तो बहुत सारे मर्चेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी इन्वॉल्व थे, क्योंकि व्यापार भी करते थे और प्रोडक्शन भी करते थे, और इन्हों के द्वारा बहुत सारी गिल्ड्स बनती है। ये गिल्ड्स को हम लोग कहते हैं श्रेणी, ये याद रखिएगा, श्रेणी। पोस्ट मॉडर्न पीरियड के समय पे वी विल सी गुड क्वांटिटी ऑफ मर्चेंट ग्रुपिंग्स एंड मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशंस कमिंग अप। पोस्ट मॉडर्न पीरियड के समय पे हम लोगों को बड़ी मात्रा में मर्चेंट ग्रुपिंग्स और मर्चेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी देखने को मिलेंगे। ये मर्चेंट्स भारतीय व्यापारी थे, पहली चीज तो हमें ये क्लियर होनी चाहिए। ये व्यापारी यूरोपियन भी थे, रोमन्स भी आपको मिलेंगे, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी विल फाइंड कि देयर आर मर्चेंट्स हु आर इन्वॉल्वड इनटू ओवरसीज ट्रेड एज वेल एज द ओवरलैंड ट्रेड, है ना। तो समुद्र के रास्ते से और समुद्र के रास्ते, जमीन के रास्ते से, दोनों से व्यापार करने वाले लोग मिलेंगे। The circuits of the trades became more specialized with the institutional arrangements to support the expanding commercial activities. In all the pre-modern economies, barter was an important medium of exchange. And over a period of time, we will see कि barter के साथ साथ salt का भी विकास होने की शुरुआत हुई सर, है ना, समझे, या coins का भी विकास होने की शुरुआत हुई। For instance, salt merchants of the Tamil region carried salt into their carts from the coastal areas to the traveling together in the group. It is more than probable that they exchanged their salt for other goods and necessities rather than selling the salt for money as well, okay ना, समझे। तो ये मनी के बारे में आपको बात लिखी गई है, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि इंटरनल ट्रेड तो आपने बार्टर से चला दिया, पर एक्सटर्नल ट्रेड हर बार बार्टर से नहीं चलता है, ठीक है ना, समझे। तो इन सम ऑफ द ट्रेड एंड कॉमर्स वी विल सी कि बार्टर सिस्टम यूज्ड टू वर्क आउट, है ना। कुछ कुछ व्यापार के अंदर हमको ये देखने को मिलेगा कि बार्टर सिस्टम का ग्रोथ हो रहा था। बार्टर सिस्टम मैंने अभी आपको बताया कि एक्सचेंज करना है वस्तुओं को सर, ओके। तो जैसे नमक के व्यापारी थे, वो जैसे अंदर के एरिया में जाते थे, क्योंकि नमक के जो मैन्युफैक्चरर्स और व्यापारी थे वो कोस्टल एरिया में रहते थे। सॉल्ट मर्चेंट्स जो थे कहाँ पे रहते थे, दे यूज्ड टू स्टे इन द कोस्टल प्ले एरियाज, ओके, कोस्टल लैंड्स के अंदर। एंड ग्रेजुअली वी विल फाइंड कि व्हेनेवर दे यूज्ड टू गो बैक इन द इंटीरियर पार्ट्स ऑफ द लैंड, वो अपने अंदरूनी विस्तारों के अंदर जब जाएंगे तो वहां से, यहाँ से जो ली हुई वस्तु है वहां पे भी जाके एक्सचेंज कर देंगे सर, ठीक है। पर बार्टर तो चलो आप लोकल ट्रेड में हो पाएगा सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। पर बार्टर को फॉरेन ट्रेड के अंदर कैसे यूज करेंगे कि ये बहुत बड़ा सवाल है सर, ठीक है ना, समझे। सो हाउ विल यू यूज बार्टर इन द फॉरेन ट्रेड, उसकी कहानी यहाँ पे लिखने की कोशिश की गई है सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि बार्टर वाज नॉट एब्सोल्युटली पॉसिबल इन द फॉरेन ट्रेड। देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स इन द बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है सर, है ना, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझने की कोशिश करिए सर, ठीक है। तो कहीं कहीं पे तो बार्टर चल जाता है, जिसे एक्सचेंज कहते हैं कि आपको मेरी सर्विसेज की जरूरत है, मुझे आपकी वस्तु की जरूरत है, तो हम दोनों एक्सचेंज कर पाएंगे। पर बार्टर में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है, वो हम लोग इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अरे भाई ये क्या हो गया सर, ठीक है ना, समझे।
ये तो इकोनॉमी का टॉपिक में यहाँ पे कहाँ लेके आ गया हूँ सर, ठीक है ना, समझे। डबल कोइंसिडेंट बॉन्ड्स का मतलब ये है कि हाइपोथेटिकली आपको मेरे साथ यूपीएससी की अभ्यास करनी है। बोले प्रतीक नायक आप हमको यूपीएससी का पढ़ा दो। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं बेटा, पढ़ा देंगे, है ना। अब यूट्यूब तो फ्री प्लेटफॉर्म है, पर आप हमारे साथ प्लस प्लेटफॉर्म के ऊपर आना चाहते हो तो हमने कहा कि आप सब्सक्रिप्शन ले लो बेटा, और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आप फीस पे कर दो और फिर आपको ऑनलाइन क्लासेस मिलने शुरू हो जाएंगे। बट देन द प्रॉब्लम इमर्ज इज दैट कि आपके पास मॉनेटरी कुछ देने के लिए है नहीं। आपने कहा कि सर मेरी पेंसिल की दुकान है, आई गॉट अ स्टेशनरी स्टोर, मैं आपको फीस के रूप में पेंसिल दे सकता हूं या दे सकती हूं। मैं कहूंगा कि बेटा एक दो पेंसिल तक ठीक है, मेरे पास इतना बड़ा पेंसिल भी है, आई गॉट दिस मच बिग पेंसिल एज वेल, ओके, आई एम ऑलरेडी हैप्पी विद द वे आई हैव मल्टीपल पेंसिल्स एट माय डिस्पोजल। व्हाट इज द पॉइंट कि मैं आपसे इतनी सारी पेंसिल लूंगा और उसका यूज भी ना कर पाऊं सर। अगर आप मुझको मॉनेटरी वैल्यू के हिसाब से, नाणाकीय वित्तीय रूप से अगर आप देखोगे, मुझे वैल्यू पीछे रिटर्न करोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा सर, ओके। तो इन परिस्थितियों में हमको क्या देखने को मिला, व्हाट डू वी सी ओवर हियर सर, ओके ना, समझे। ये जो बार्टर सिस्टम है, ये बार्टर सिस्टम की कहानी आपको ये देखने को मिलेगी कि फॉरेन ट्रेड के अंदर ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि दोनों पार्टीज के बीच में डबल कोइंसिडेंस क्रिएट हो। डबल कोइंसिडेंस का मतलब है कि उसको जो चाहिए वो आपको चाहिए और आपको जो चाहिए वो उसको चाहिए। क्योंकि बीच में एक मीडियम नहीं है तो प्रॉब्लम हो गया। मनी इज अ मीडियम दैट फैसिलिटेट्स द ट्रेड एंड कॉमर्स इन द इकोनॉमी सर, ओके। तो आप समझने की कोशिश करिए, बिकॉज मनी इज अ मीडियम दैट फैसिलिटेट्स द ट्रेड एंड कॉमर्स इन द इकोनॉमी, दिस एक्चुअली क्रिएटेड एन इम्पैक्ट। उससे ही आपको असर देखने को मिलती है। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि फॉरेन ट्रेड के लिए हमको ये देखने को मिलेगा कि गुड क्वांटिटी ऑफ रोमन कॉइन्स वर एक्चुअली वी कैन से ड्रेन्ड टुवर्ड्स इंडिया। And this is how you will find कि there are many numbers available where money was the main medium of exchange. We have found Roman coins across the continent, across the different centers जहां से व्यापार आपको देखने को मिलता है। और भारत के लोग बड़े शाने थे उस पीरियड में। शाने इसके लिए थे क्योंकि इन्होंने रोमन कॉइन्स की इमिटेशन भी कर दी। कहा कि ये ओरिजिनल रोमन कॉइन है, अपन वैसा का वैसा ही एक दूसरा भी बनवाते हैं। और रोमन कॉइन्स की वैल्यू बाजार के अंदर ज्यादा थी क्योंकि वो इंपोर्टेड थे, गोल्ड के थे, कहीं कहीं पे सिल्वर के भी मिल जाएंगे। और अल्टीमेटली हमको ये देखने को मिलता है कि अलग अलग डायनेस्टी के राजाओं के द्वारा कॉइन्स इशू किए गए और उससे वी विल सी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉइन्स हुआ और ओवरऑल मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी के अंदर बढ़ाया गया है सर। तो रोमन के खुद के कॉइन्स, रोमन एम्पायर के तो आपको मिल ही जाते हैं। नीरो करके एक राजा था, अगस्तस करके एक राजा था, जूलियस सीजर का नाम तो सुना होगा, पर उसके सिवाय आपको और भी राजा आपको मिल जाते हैं रोमन एम्पायर के अंदर। इन सब के द्वारा इश्यू किए गए कॉइन्स के एविडेंसेस भी हमारे पास आज की तारीख में भारतीय इतिहास के अंदर आपको मिलेंगे। सो वी विल ऑल्सो सी दैट देयर आर मेनी कॉइन्स दैट वर इश्यूड एंड वी कैन ऑल्सो सी द सेम काइंड ऑफ कॉइन्स वर फाउंड in the circulation as well। अलग अलग डायनेस्टी ने कॉइन्स इशू किए, जैसे चेरा एम्पायर था, चेरा डायनेस्टी केरला के अंदर आपको मिलते हैं। चेरा के कॉइन्स आपको अमरावती के पास मिलेंगे। अब आप सोचिए कि कहाँ अमरावती और कहाँ चेरा है। अमरावती इज इन आंध्र प्रदेश रीजन। चेरा अगर कहा देखोगे तो कहाँ पे था, ये तो तमिलनाडु केरला के अंदर हुआ करता था। मतलब यह है कि भाई व्यापार हो रहा है सर, ठीक है। इंडो ग्रीक के कॉइन्स और कुशाणा के कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे नॉर्थ इंडिया के अंदर। इन दोनों डायनेस्टीज ने जैसे साउथ इंडिया के अंदर ये जो चोला, चेरा और पंड्या के समय के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाया, वैसे ही इंडो ग्रीक्स और सीथियंस ने और कुशाणों ने सर, है ना, ये चारों की चारों जो विदेशी डायनेस्टी आती है, इन्होंने नॉर्थ इंडिया के अंदर भी ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ाया। In fact, Indo-Greeks were the first one to issue the gold coins in the post-modern India। आपको पूछा जा सकता है कि भाई इतना सारा व्यापार बढ़ा है पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर और इतनी सारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई है, ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा है,
तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, व्यापार बढ़ना, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ना, और व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग को पुश करने के लिए स्टेट सपोर्ट होना। स्टेट सपोर्ट तभी हो पाएगा जब आपके पास कॉइनेज होगा, और ये कॉइनेज इंडो ग्रीक्स ने, कुषाणों ने, सातवाहनों ने और नीचे के संगम डायनेस्टी के राजाओं ने पूरी तरह से फुलफिल किया। सातवाहनास का पीरियड एक ऐसा पीरियड के रूप में पहचाना जाता है जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स कैन बी फाउंड। कितने? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉइन्स, गोल्ड के नहीं थे, याद रखना। अगर आपको पूछता है कि पोस्ट मौर्यन पीरियड के समय पे कौन सी डायनेस्टी ने अधिक से अधिक मात्रा के कॉइन्स इशू की है, तो वो थे सातवाहनास। कौन सी डायनेस्टी के समय पे सबसे अधिक से अधिक मात्रा के कॉइन्स इशू किए, तो वो थे सातवाहनास। क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मल्टीप्लिकेशन तभी हो पाएगा जब आप कॉइन्स चलाओगे। बार्टर सिस्टम में तो कितना कर पाओगे सर, है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि द पोस्ट मॉडर्न पीरियड इज ऑल्सो पीरियड विच इज डेवलप्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ द कॉइन्स एज वेल। और इस पीरियड में वी विल फाइंड कि कॉइन्स का काफी विकास हुआ और कॉइन्स हर एक डायनेस्टी ने कॉपी किया या इश्यू किया है सर, ठीक है ना, समझे। तो हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गुड नंबर ऑफ वी कैन से इकोनॉमिक एक्टिविटीज इंक्रीज्ड इन दिस रेन। ये पीरियड के अंदर आपको बहुत अच्छी मात्रा में इकोनॉमिक एक्टिविटी मिल जाती है, और कहानी हमको ये देखने को मिल जाती है कि मनी का डेवलपमेंट हुआ, और मनी के डेवलपमेंट होने के कारण कॉइन्स का विकास हुआ सर, ठीक है ना, समझे। पैरेलल आपको यहाँ से मिल जाएगी सर, ओके। अब पोस्ट मॉडर्न इंडिया में कौन सी डायनेस्टी ने कॉइन्स इशू किए थे, थोड़ी बहुत उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लीजिए। इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट डायनेस्टी टू इशू द कॉइन्स इन द पोस्ट मॉडर्न एरा। इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट डायनेस्टी टू इशू द कॉइन्स इन द पोस्ट मॉडर्न एरा। दे वर द फर्स्ट टू इशू द गोल्ड कॉइन्स एज वेल। कि सोने के सिक्के सबसे पहले किसी ने इशू किए हैं, तो इंडो ग्रीक्स ने किए। इंडो ग्रीक्स के बाद सबसे प्रोमिनेंट कोई डायनेस्टी पोस्ट मॉडर्न एरा के अंदर कॉइन्स के ऊपर काम करेगी, वो थे कुषाण। इनके समय पे भी हमको गोल्ड कॉइन्स देखने को मिल जाते हैं, और गोल्ड कॉइन्स के अंदर क्वालिटी और जो ब्यूटिफिकेशन का एस्पेक्ट है सबसे बढ़िया आपको इन दोनों डायनेस्टीज में मिलेगा। इनके गोल्ड कॉइन्स के अंदर वी विल फाइंड कि रोमन इन्फ्लुएंस बहुत देखने को मिलता है। अब रोमन इन्फ्लुएंस क्यों देखने को मिलेगा, उसके पीछे का कारण था, क्योंकि आगे राजा का फोटो और पीछे कोई भगवान की या कोई सिंबल बनाना, ये टेक्निक रोमन्स ने अपने एरिया में कॉपी की थी, ये अपने एरिया में लेके आए थे। और इंडो ग्रीक्स और कुषाण रोमन इन्फ्लुएंस में क्यों आए, क्योंकि रोम का व्यापार उस पीरियड में भारत में समुंदर रास्ते के साथ तो हो ही रहा था, बट रोमन्स के साथ हमारा व्यापार सी रूट के साथ साथ लैंड रूट के साथ भी चलेगा। लैंड रूट जिसे हम लोग सिल्क रूट के रूप में आज की तारीख में पहचानते हैं, और ये जो सिल्क रूट था, ये सिल्क रूट चलता था चाइना की तरफ से, और चाइना से चलते 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 आगे देखोगे तो यूरोप में जाके खत्म होता था। और कुछ समय तक ये जो सिल्क रूट था, उसका केंद्र बिंदु या उसकी जो पॉलिटिकल पकड़ अगर आप देखोगे तो इंडो ग्रीक डायनेस्टी ने पकड़ के रखी थी, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कुषाण तो उसको जीत के आए थे। कुषाण हैड वॉन ओवर द रीजन्स ऑफ सिल्क रूट। कनिष्क करके एक राजा आपको मिलेगा, कनिष्क ने तिब्बत और मतलब आज के शिनजियांग, काशगर, खोटान, इन सब रीजन्स के ऊपर अटैक किया था। वहां के एक नहीं दो नहीं पर तीन राजाओं को अपने साथ लेके आया था, मतलब उठवा दिया था, उनको गुलाम बना दिया था। और आप सोच सकते हो कि कितनी प्रोमिनेंट उसकी पोजीशन रही होगी उस पीरियड में, वेयर ही हैड टेकन ओवर 3 किंग्स ऑफ द चाइनीज रीजन एंड मेड देम द कैप्टिव्स। खैर उनको अच्छा ट्रीट किया गया, उनके साथ लड़ाई हुई थी इसके लिए। बट ये कहानी आपको यहां से देखने को मिलेगी। आपको समझना यही है कि हाउ द कॉइन्स वर इन्फ्लुएंस्ड ऑन इंडिया, और आपको यह भी देखने की आवश्यकता है कि ये जो कॉइन्स हमको यहां से देखने को मिले, ये कॉइन्स की किस तरह से वी विल सी कि
बैकग्राउंड भी मिलती है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि गुड नंबर ऑफ कॉइन्स विल बी मेड, ओके ना। ये कॉइन्स के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि हमें यहाँ से इंडो ग्रीक्स के मिलते हैं, कुषाणों के मिलते हैं। वी विल फाइंड कि इसी पीरियड के समय पे सतवाहनास के मिलेंगे। सतवाहनास ने ज्यादातर वी विल सी जो है सिल्वर के कॉइन्स इशू किए हैं और कॉपर के कॉइन्स इशू किए हैं। एक पोटीन करके एक मेटल आता है, वो कॉपर और निकल का मिक्सचर है, आपको मिल जाएगा सर सिल्वर के साथ, उसके कॉइन्स इशू किए हैं। सतवाहना के कॉइन्स के ऊपर तो आपको बोट की इमेजेस मिलती है, डबल मास्ट। ये दर्शाती है कि सतवाहना पीरियड के दौरान भी इकोनॉमी को कितना इंपॉर्टेंस दिया गया होगा। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया चोला, चेरा और पांड्या, इन तीनों डायनेस्टी के समय पे वी विल फाइंड की कॉइन्स इशू किए गए हैं। और ये सब कॉइन्स के द्वारा अल्टीमेटली हमको ये पता चलेगा कि पोस्ट मॉरियन पीरियड के दौरान, बाय द पोस्ट मॉरियन पीरियड, we will see कि good number of we can say economic activity will increase and good number of we can say the trade and commerce will also increase, ठीक है ना, समझे। तो पहली चीज आपको होपफुली समझ में आ गई होगी कि अर्थव्यवस्था पोस्ट मॉडर्न पीरियड में कैसी रही है, उसके क्या क्या फीचर्स रहे और उसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस आपको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना, समझे। अब ये जो लास्ट पार्ट है बुक के अंदर, उसके ऊपर चले जाते हैं और देखते हैं कि आज के तमिलनाडु रीजन में और रोम के बीच में किस प्रकार का व्यापार आपको मिलता है, ठीक है ना, समझे। तो एनसीईआरटी लिखती है, ये तमिलनाडु बोर्ड की किताब में ये पैराग्राफ दिया गया है कि बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट सेंचुरी सीई द रोमन शिप्स हैड बिगन टू सेल टू द पोर्ट्स ऑफ कोरोमंडल इन द तमिलनाडु एंड मेनी ऑफ दिस पोर्ट्स आर मेंशन्ड इन द बुक कॉल्ड एज पेरिप्लस। मैंने आपको बताया एक बुक थी अननोन ग्रीक ऑथर के द्वारा लिखी हुई सर, ठीक है। ऑन द वेस्ट कोस्ट द मेन पोर्ट्स वर कन्नौर, तोंडी, which were said to be the northern border of the Tamil country of the Cheras। मैंने आपको बताया कि भाई कन्नौर करके एक पोर्ट था और दूसरा था तोंडी। तोंडी के सिवाय अगर आपको याद रखना है तो मुजिरी के ऊपर भी लिख सकते हो, क्योंकि मुजिरीस भी इनफैक्ट अगर आप देखोगे चेरास का बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट था सर, ठीक है ना, समझे। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि मुजिरी वॉज एन ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पोर्ट लोकेटेड इन द फर्दर साउथ, ओके ना, समझे। तो ये तीन पोर्ट्स आपके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, गेटिंग माय पॉइंट, ओके ना, समझे। तो लिखा गया है कि ट्रेड फ्लरिश बिटवीन द तमिल कंट्री इन द रोम इवन व्हेन द रोम वाज अ रिपब्लिक। रोम रिपब्लिक था, मतलब रोम के अंदर एक काउंसिल हुआ करती थी पॉलिटिकल सिस्टम में, जहां राजा का चुनाव किया जाता था एट टाइम्स, ठीक है। तो रोम को रिपब्लिक कहते हैं काफी लोग, है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहां से मिलेगा। रोमन आर्टिफैक्ट्स हैव बीन फाउंड एट ए प्लेस नियर अरिकामेडु नियर पौंडीचेरी व्हिच इज सेड टू हैव बीन अ इंडो रोमन ट्रेडिंग सेंटर। अगर आपको पूछा जा सकता है यहां से सवाल कि भाई इनमें से कौन से पीरियड के समय पे इंडो रोमन ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी, इंडो रोमन ट्रेडिंग की शुरुआत हुई थी, तो वो बेसिकली अरिकामेडु के साथ था, पौंडीचेरी के अंदर से आपको याद रखना है सर, ठीक है। बिफोर द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ द कॉमन एरा रोमन शिप डिड नॉट वेंचर पास द वेस्ट कोस्ट अराउंड द केप ऑफ द गुड होप सर, ठीक है ना, समझे। So the posts on the west coast were the main routes or the main ports involved in the trade with the Roman Empire. From the west coast, the Roman traders traveled overland through the Palghat through the production center in the further east. Very interestingly, आपको ये कहानी मिलती है कि ये रोमन व्यापारी भारत में व्यापार करने आते थे, ये इनिशियल पीरियड में यहाँ तक ही रुक जाते थे, ईस्ट कोस्ट तक, सॉरी वेस्ट कोस्ट तक, ठीक है ना, समझे। So initially, even when the Romans came towards India, they regioned or they stationed themselves on the western part of the country. बट फिर यहां से जमीन के रास्ते से ये लोग निकल के ये जाते थे भारत के ईस्टर्न कोस्ट में सर, है ना। तो तमिलनाडु के अंदर एक घाट आया हुआ है जिसका नाम है पालघाट सर, है ना, आपने नाम सुना होगा सर, ठीक है ना, पालघाट। पालघाट के रास्ते से रोमन व्यापारी अपनी बोट्स को यहाँ छोड़ के दे यूज्ड टू ट्रैवल वाया द पालघाट एंड दे यूज्ड टू गो टू द ईस्टर्न साइड, मतलब आज के तमिलनाडु में जाते थे, केरला में उतरते थे, तोंडी मुजिरीस वाले रीजन में, वहां से बोट में उतर के और फिर जमीन के रास्ते जाते थे, क्योंकि इनको यहां से जाने का रास्ता नहीं पता था। दे डिड नॉट न्यू द रूट ऑफ इंडिया एंड हाउ दे कैन रीच टू द वेस्ट कोस्ट सर, ठीक है ना, समझे। तो आप देखिए कि यहाँ पे उतरते थे समवेयर इन दिस रीजन, ओके। देन दे यूज्ड टू गो वाया द लैंड रूट एंड दे यूज्ड टू गो टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। और फिर इस तरह से वी विल फाइंड कि यहाँ से तमिलनाडु का जो समुद्र किनारा है, खास करके उरैयूर के बारे में मैंने आपको बताया था,
आपको मदुरई के बारे में बताया था, कावेरीपट्टनम के बारे में बताया था। तो यहाँ पे ये लोग जाया करते होंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लिखी गई है, वेरी इंटरेस्टिंगली दिस हैज बीन मेंशन्ड। तो हमें एक आइडिया रहना चाहिए कि इसकी कहानी में हम लोग क्या क्या चीजें सीख पाते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग योर पॉइंट। ओके, कोडुमल, कोडुमल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस, ओके ना, समझे। नियर वेल्लोर had mines producing beryl which was a gemstone high demand in Rome सर, है ना। ये जगह का नाम याद रखेगा लोकेशन के हिसाब से। ये कोडुमल के अंदर भी बहुत सारी एक्सकेवेशन हुई है, बेसिकली एक प्रकार का जेमस्टोन है सर, ओके। इन एडिशन चेनामलाई नियर एरोड प्रोड्यूस्ड आयरन एंड स्टील विच वाज आल्सो एक्सपोर्टेड टू रोम सर, है ना। तो भारत से कौन सी वस्तुओं का एक्सपोर्ट हो रहा था? आयरन एंड स्टील का एक्सपोर्ट हो रहा था, और किसका हो रहा था? बेरिल। बेरिल क्या है? एक प्रकार का जेमस्टोन है, पत्थर है, डायमंड का प्रकार हम लोग कह सकते हैं सर, ठीक है। तो इन दोनों की कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। This is why the reason why the Roman coins of the earlier period are concentrated in the Coimbatore district and some of the districts of Tamil Nadu सर, ठीक है ना, समझे। कि इनिशियल पीरियड में ये जो रोमन ट्रेड के जो कॉइन्स है वो इस रीजन में क्यों मिलते हैं, उसकी कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी सर, ठीक है। उसमें एक पैपिरस डॉक्यूमेंट मिला है जिसे हम लोग कहते हैं मुजीरी पैपिरस डॉक्यूमेंट सर, ठीक है ना, समझे। इंटरेस्टिंग कहानी हमको ये देखने को मिलती है कि ये जो मुजीरी पैपिरस डॉक्यूमेंट है ये ट्रेडर्स के बीच में डिस्कशंस करता है सर, ठीक है ना, समझे। सो दिस टॉक्स ऑन बिटवीन द ट्रेडर्स, बिटवीन द इंडियंस एंड द रोमन ट्रेडर्स, ओके ना, समझे। तो दो पैपिरस आपको मिले हैं, एक है वियना पैपिरस। वियना पैपिरस का मतलब क्या है कि दो कागज है सर, है ना, जहां पे इंडो यूरोपियन ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में जानकारी मिलती है। मुजीरी के अंदर भी आपको इंडो यूरोपियन ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में जानकारी मिलेगी, इसका नाम मुजीरी पैपिरस के रूप में रखा गया है सर, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स का स्टडी करने के बाद वी विल कम टू नो कि किस किस प्रकार से हमारा रोमन एम्पायर के साथ व्यापार रहा है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि मुजीरी को सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट के रूप में इन्होंने कंसीडर किया गया है वेस्ट कोस्ट के अंदर से सर, ओके। तो ये सवाल आ सकता है कि रोमन्स के साथ हमारा व्यापार किसके थ्रू हो रहा था? मुजीरी के थ्रू हो रहा था सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। रिसेंटली डिस्कवर्ड ट्रेड एग्रीमेंट रिटन ऑन द पैपिरस, पैपिरस इज द पेपर, उस पीरियड का पेपर हुआ करता था, between the merchant of Musiri and the Alexandria indicates the large consignments of the cargo carried by the even individual merchants as well sir, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो कागज मैं आपको दिखा रहा था मुजीरी पैपिरस, ये मुजीरी पैपिरस में व्यापारियों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, किसके बीच में हुआ है? अलेक्जेंड्रिया के एग्रीमेंट के। अलेक्जेंड्रिया कहाँ पे आया है? अलेक्जेंड्रिया इजिप्ट के अंदर आया हुआ पोर्ट है सर, ठीक है ना, समझे। एंड वहां पे उस पीरियड में ग्रीक्स और रोमन्स रहा करते थे पहले, और यहाँ मुजीरी के अंदर बैठा हुआ एक खिलाड़ी है, अपना व्यापारी है, इन दोनों के बीच में संवाद हुआ है। संवाद में इन्होंने लिखा है कि भाई तू मेरे को 4 किलो वो क्या कह दे देना कि स्पाइसेस दे देना, सामने वाले ने लिखा है कि भाई तू मेरे को गोल्ड दे देना, है ना, कि इफ यू वांट स्पाइसेस यू नीड टू गेट मी गोल्ड फॉर माई सेल्फ सर, है ना, तो मेरे को गोल्ड दे दीजिएगा, मैं तेरे को स्पाइसेस दे दूंगा, हम दोनों की बन जाएगी और फिर कहानी आगे चलेगी सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। So we will see that the trade between the Tamizgum and the Roman Empire flourished in this period. In fact, ये मुजीरी पैपिरस में बहुत इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलती है। And मुजीरी used to be a very important center as well, sir. ठीक है ना, समझे, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो एक तो ये कहानी मिल जाती है। दूसरी फिर बोट्स की कहानी है कि बोट्स केम इन फ्रॉम द इंटीरियर कैरिंग राइस एंड टुक बैक फिश, which was indicating kind of the barter in the consumption goods as well. At the same time, the sacks of pepper were brought to the market, which were exchanged for gold, which came in the ships, which in turn was transported to the barges on the shore sir, ठीक है ना, समझे। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी लिखी गई है कि भाई अगर व्यापार करना है तो दो ही चीज से व्यापार होगा सर, ठीक है ना, मैंने बताया तो सही आपको सर, ओके। व्यापार में क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी कि भाई तू पहले पेपर चाहिए मेरे से, तो पेपर के सामने गोल्ड देना पड़ेगा सर, है ना, तू सोना नहीं देगा तो मैं यहाँ पे पेपर नहीं दूंगा सर, ठीक है। और ये पेपर भी इंटीरियर एरिया से आता था क्योंकि समुद्र किनारे तो पेपर उगता नहीं है सर, ठीक है। काली मिर्ची अगर आप समझने की कोशिश करिए, इट इज नॉट बीइंग ग्रोन इन द वी कैन से द कोस्टल एरियाज, ओके ना, समझे। इट इज ऑलवेज ग्रोन इन द इंटीरियर पार्ट, ओके। तो अगर ये इंटीरियर पार्ट में ग्रो कर रही है तो किस तरह से करेगी सर, है ना, समझे आप लोग, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। सो सैक्स ऑफ पेपर वर ब्रॉट टू द मार्केट, वर एक्सचेंज फॉर गोल्ड, है ना, सामने गोल्ड आपको देना पड़ता था, विच केम इन द शिप्स, है ना, ये जहाज में आता था। ये गोल्ड कहाँ से आता था सर, ठीक है, ये गोल्ड रोमन से लेके आते थे सर, ठीक है ना, समझे। एंड पेपर जो था वो इंडियन लेके आए थे सर, ठीक है ना। तो ये बोट के अंदर लेके आते थे शिप में भर के,
और फिर ये इंटीरियर एरिया से आता था पेपर अपना, दोनों एक्सचेंज हो जाते थे बाजारों के अंदर, उसके बाद व्यापार होता था। तो अपने लोग तो बड़े ही कतई जहर लोग थे सर, ओके ना समझे। आप देखिए कि क्या कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलती है। द शिप सेलिंग फ्रॉम इंडिया टू रोम कैरिड पेपर, लार्ज क्वांटिटी ऑफ पर्ल्स, आइवरी, सिल्क, स्पिकनार्ड, है ना, एंड ऑल्सो द मालापुत्रम cinnamon tree against used in the aromatic sapphire and the beryl dor and the tortoise shell as well sir, ठीक है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है कि प्लीज रिमेंबर दी आइटम और दी कमोडिटीज दैट वर बीइंग ट्रेडेड बिटवीन इंडिया एंड द रोमन एम्पायर। अब आपको लगेगा कि यार मास्टर ऐसी थोड़ी चीज याद रखनी होती है सर, ठीक है। यू विल आस्क मी कि मास्टर यार ऐसी चीज थोड़ी याद रखनी होती है, पर अगर आप यूपीएससी के प्रीवियस के पेपर देखोगे तो 2-3 बार सवाल आया हुआ इकोनॉमिक हिस्ट्री के ऊपर से, और पूछा गया है कि कौन सी वस्तुओं का व्यापार किसके साथ हुआ था, which commodities were traded and which were traded in which region, और which commodities were traded with the Europeans, है ना, कि 17th सेंचुरी में भारत और अंग्रेजों के बीच में कौन सी वस्तुओं का व्यापार हुआ था। या एक आध बार सवाल ऐसा भी आया हुआ है कि मुगल्स के समय पे किस किस कमोडिटी का व्यापार हुआ था सर, ठीक है। सो यूपीएससी हैज दिस हैबिट ऑफ आस्किंग द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कमोडिटीज एज वेल। तो ये याद रखना कि कौन सी वस्तुएं चल रही है। तो द शिप सेलिंग फ्रॉम इंडिया टू रोम कैरिड पेपर, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ पर्ल्स, पर्ल्स इज मोती, आइवरी इज हाथी दांत, सिल्क क्लॉथ, यहाँ का कपड़ा उरियूर का बहुत फेमस था, स्पीकनार्ड। अब ये स्पीकनार्ड क्या है? अ फ्रेग्रेंट ऑयल फ्रॉम द गैंजेटिक रीजन्स व्हिच वाज मच इन पर्सनल डिमांड यूज्ड फॉर द वेल्दी रोमन्स। यहाँ से आप देखोगे कुछ तेल लेके जाते थे ये लोग सर, है ना, और ये तेल एक परफ्यूम का प्रकार था, गंधी का। एक्चुअली भारत में ना गंधिकाओं का विकास बहुत हो चुका है, परफ्यूमर्स का। और गंधिकास, जहां से गांधी सरनेम भी आपको लेटर पीरियड में देखने को मिलेगी, ये गंधिकास के लिए ऐसा आपको मिलता है प्रिसाइसली वेयर वी विल सी कि ये लोग परफ्यूम की पूरी इंडस्ट्री चलाते थे उस पीरियड में, है ना, एंशिएंट पीरियड के अंदर हमको ये इंडस्ट्री चलाने वाले मिलेंगे सर, ठीक है। मलाबथ्रुम, द लीफ ऑफ द सिनेमन ट्री, है ना, सिनेमन ट्री आपको मिलेगा, अगेन यूज्ड एज एन एरोमेटिक सफायर, बेरिल, डायमंड्स एंड टॉर्टोइस शेल। मतलब कितनी सारी वस्तुएं भारत से ये लोग लेके गए हैं सर, ठीक है ना। सिनेमन टी क्यों? क्योंकि तज पत्ता आपको भी पता है, उसको क्या दालचीनी कहते हैं हिंदी के अंदर, हमारे यहाँ तज पत्ता कहते हैं सर, ठीक है। तो उससे वो थोड़ा फ्लेवरिंग बहुत बढ़िया हो जाता है सर, ठीक है ना, समझे। मालाबथ्रम भी एक एरोमेटिक का प्रकार है, स्पिकनार्ड भी एरोमेटिक का प्रकार है सर, गेटिंग पॉइंट, ओके ना, समझे। एंड एज द रोमन शिप्स बिगन टू ट्रेड विद द कोरोमंडल कोस्ट, द फाइन क्लॉथ ऑफ टेक्सटाइल्स ऑफ द रीजन्स वर आल्सो एक्सपोर्टेड। तो कॉटन का भी एक्सपोर्ट हो रहा है, सिल्क का भी एक्सपोर्ट हो रहा है, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आपको कॉमोडिटीज देखने को मिलेगी फ्रॉम इंडिया टू रोम। कहां से? इंडिया से रोम के बीच में, हमें ये क्लियर हो जाना चाहिए सर, ठीक है ना, समझे। फ्रॉम रोम द मेन इंपोर्ट्स वर कॉइन, टोपाज, एंटीमनी, कोरल, क्रूड ग्लास, कॉपर, टीन, लीड एंड वाइन सर, ठीक है ना। तो आप देखिए कि रोम हमारे लिए बहुत ही कम वस्तुएं भेज पाता था सर, ठीक है ना, समझे। बट देन वी विल सी दैट रोम के सामने अगर आप समझने की कोशिश करिए कि भारत के लोग बड़ी मात्रा में वस्तुओं को एक्सपोर्ट किया करते थे सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो इफ विल सी ओवरऑल हमको ये जानकारी देखने को मिलेगी कि ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है, ये स्टोरी में बहुत लिमिटेड इंपैक्ट आपको मिलता है। जैसे कॉइन्स तो गोल्ड कॉइन्स से, टोपास पत्थर का प्रकार है, एंटीमनी केमिकल आता था, कोरल था, क्रूड ग्लास था, कॉपर, टिन, लीड एंड वाइन सर, ठीक है। बाटली भेजते थे भारत के लोगों के लिए, तुम बाटली पियो। भारत का लोग कहता था कि हमको जरूरत नहीं है, हम तो शौक, हमारा यहाँ पे बहुत भारी भारी चीजों में व्यापार हो रहा है सर, ठीक है। एंड दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि द बैलेंस ऑफ ट्रेड वाज इन पॉजिटिव टुवर्ड्स इंडिया। हमेशा याद रखिएगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड पोस्ट मॉडर्न इंडिया में हमारे फेवर में था, एक टाइम के ऊपर हमारे फेवर में था, आज हमारे अगेंस्ट में है। आज हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हमें पेट्रोल की डिपेंडेंसी के कारण और हमारी गोल्ड की जो डिपेंडेंसी उसके कारण हम एट टाइम्स वस्तुओं का ज्यादा इंपोर्ट करवा रहे हैं कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स, है ना। वी आर इंपोर्टिंग मोर कमोडिटीज देन द एक्सपोर्ट्स एंड दिस इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर अस एज वेल सर। खैर, तो इस तरह से हम लोग को ये देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ पे काफी बड़ा व्यापार बढ़ता है। रोमन एम्पायर के अंदर काफी सारा हंगामा होने की शुरुआत हो जाती है और इसके कारण एक बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस भी मिलता है।
ट्रेड इम्बैलेंस का मतलब यह है कि रोमन्स चिल्ला रहे थे कि भाई देखो, भारत के साथ हमारा व्यापार तो हो रहा है, पर इसमें भारत को अधिक लाभ मिल रहा है और रोमन्स को नुकसान हो रहा है। जैसे आज की तारीख में इंडिया चाइना के बीच में वैसी ही कहानी देखने को मिलेगी सर, ठीक है। There was a complaint that each year the trade to India caused a drain of 55 million sesterces to Rome. आप देखिए कि the unit of currency and the quantity that was being drained towards India कितनी बड़ी मात्रा में था, और रोमन चिल्ला रहे हैं कि भाई भारत नुकसान करा रहा है हमारा, इंडिया हमको फायदा नहीं पहुंचा रहा है, हमारे लोग इंडिया की लग्जरी वस्तुओं के बड़े शौकीन हो गए हैं, हमारे लोग इंडियन परफ्यूम्स के शौकीन हो गए हैं। आजकल कहानी उल्टी हो गई है भाई साहब, है ना, कि गंगा उल्टी दिशा में बह रही है हमारी सर, ठीक है, कि वेयर वी विल फाइंड कि हम यूरोपियन वस्तुओं और यूरोपियन स्टैंडर्ड्स और यूरोपियन मानकों के शौकीन हो गए हैं और आदी हो चुके हैं, जहां लगता है कि भाई परफ्यूम भी यूरोप का होना चाहिए और अच्छी क्वालिटी का मिलेगा सर, ठीक है। पर एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि भारतीय परफ्यूम की वैल्यू ज्यादा हुआ करती थी। इंडियन परफ्यूमरी एंड इंडियन कमोडिटीज वर हाईली रिस्पेक्टेड अक्रॉस द रोमन कॉन्टिनेंट एंड द इटालियन कॉन्टिनेंट एज वेल सर, ठीक है ना, गेटिंग अपार्ट, ओके। इन सब के कारण रोम्स के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ और रोम को वी विल सी कि नेगेटिव बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है। परिणाम ये था कि सोसाइटी में एक मॉरल क्राइसिस आ गया। मॉरल क्राइसिस होने का मतलब यह है कि भाई यार, भारत के लोग सब कुछ रोम्स का लेके जाएंगे, रोमन एम्पायर को नुकसान जा रहा था 55 मिलियन सेसरीज, ठीक है ना, समझे। दिस द यूनिट ऑफ द करेंसी दैट द रोमन्स वर यूजिंग एट दैट टाइम सर। जैसे हम लोग रुपया यूज करते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ कर्जपण हुआ करता था एंशिएंट इंडिया के अंदर। वी यूज्ड टू यूज अ करेंसी कॉल्ड एज कर्जपणा सर, ठीक है ना, समझे। यहाँ रोमन्स बुआ बुम कर रहे हैं कि भाई यहाँ 55 मिलियन की सेसरीज भारत से रोम की तरफ जा रही है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। इसका परिणाम क्या हुआ देखिए सर, क्या लिखा गया, व्हाट वाज द रिएक्शन, ओके। रिएक्शन ये था कि रोम का एक राजा था, ये राजा का नाम था एम्परर वेसपियन सर, है ना। नाम तो आपको नहीं पूछता है यूपीएससी, बट खाली इंफॉर्मेशन के लिए सुन लीजिए। रोम के राजा ने कानून पास किया। जैसे भारत और चाइना के बीच में कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट होती है और व्यापार को लेके कुछ संघर्ष हो गया, तो कभी कभी भारत सरकार चाइना से वस्तुओं को इंपोर्ट करने में लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि मत करिए सर, है ना, प्लीज डू नॉट गेट थिंग्स फ्रॉम चाइना, इससे हमारी इकोनॉमी को नुकसान होगा सर, ठीक है ना, समझे। वैसे ही वी विल कम टू नो कि यूरोप के राजा उस पीरियड में रोमन एम्पायर के एम्परर वेसपियन थे। उन्होंने कानून पास किए टू कर्ब द कंजम्पशन ऑफ द वेल्थियर क्लास इन द रोम इन द इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया सब्सिक्वेंटली कंप्रोमाइज्ड ओनली कॉटन टेक्सटाइल्स एंड पेपर विच वर रिलेटिवली लो वैल्यू कमोडिटीज। आप समझने की कोशिश करिए कि उन्होंने कानून पास किया कि भाई भारत से जो लग्जरी कंजम्पशन हो रहा है सर, है ना, लग्जरी कंजम्पशन कौन सी वस्तुओं का, तो अभी हमने आपको बताया कि परफ्यूम्स बहुत जाते थे सर, ठीक है ना, समझे। तो स्पिकनार्ड करके एक फ्रेगनेंट ऑयल हुआ करता था, आपको हिमालय के वहां से मिलता है सर, ठीक है। या अगर आप देखोगे माला बथरूम मिलता था सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफर्ड, ओके। तो ये सब ऐसी ऐसी चीजें हुआ करती थी, सफायर था, बेरिल हुआ करते थे, है ना, डायमंड्स हुआ करते थे जो भारत से एक्सपोर्ट होते थे अलग अलग प्रकार के, और उससे रोमन्स को बहुत नुकसान जा रहा था। तो अल्टीमेटली रोम के राजा ने उस पीरियड में कानून पास किया कि भारत से खाली दो ही कॉमोडिटी हम लोग खरीदेंगे। क्या खरीदेंगे? एक कॉटन टेक्सटाइल खरीदेंगे और दूसरा दालचीनी, सॉरी काला मिर्ची सर, ठीक है ना, समझे। एक कॉटन टेक्सटाइल खरीदेंगे और दूसरा क्या खरीदेंगे? वी विल परचेस दी पेपर। इन दोनों के सिवा कोई और वस्तुओं को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि बाकी सारी चीजों के कारण हम लोग को काफी नुकसान भी हुआ है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफर्ड, ओके। तो इस तरह से वी विल फाइंड कि काफी सारा इश्यू क्रिएट होता है। वी विल ऑल्सो फाइंड कि इसमें सिल्क का व्यापार भी हमको यहाँ से मिल जाएगा सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफर्ड, ओके। सो वी विल सी कि ये जो सिल्क है, ये सिल्क की कहानी भी आपको यहाँ से मिलेगी कि सिल्क क्लॉथ एंड यार्न फ्रॉम चाइना वर कैरिड बाय द सी टू द कोरोमंडल कोस्ट एंड फ्रॉम देयर दे वर ट्रांसशिप्ड टू रोम एज वेल, है ना। तो भारत में से उस पीरियड में शिल्प का व्यापार भी शुरू हुआ, क्योंकि सिल्क चाइना में बनता था पर चाइना से भारत में आता था और भारत से होके वो रोम की तरफ जाता था सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेड रिलेशन फ्रॉम द तमिल रीजन विद द साउथ ईस्ट एशिया एंड फर्दर इज वेरी स्कैंटी। हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया के लिए उतना नॉलेज नहीं है, बट हमको ये जानकारी मिलती है कि टॉर्टोइस का शेल, कछुए की जो परत होती है ऊपर की, उसका एक्सपोर्ट होता था। अगर आप देखोगे तो भारत से ये टॉर्टोइस शेल जाता था। भारत के लोग
क्या टॉर्टोइज का शेल निकाल के उसको फिर एक्सपोर्ट करते थे? तो टॉर्टोइज का शेल एक्चुअली भारत में नहीं था सर, है ना। वैसे ही आप देखोगे सिल्क जो है, ये सिल्क की भी कहानी ये है कि ये भी इंडिया में लोकल प्रोडक्शन नहीं था। ये रोम से मतलब चाइना से इंडिया आता था और इंडिया से फिर रोम को भेज दिया जाता था। इट वाज सेंट फ्रॉम इंडिया टू चाइना, सॉरी फ्रॉम चाइना टू इंडिया एंड देन फ्रॉम इंडिया इट वाज सेंट टू रोम सर, है ना। वैसे ही ये टॉर्टोइज का शेल है ना, कछुए की जो ऊपर की परत है, वो भी अगर आप देखोगे तो मलेशिया से हम लोग लेके आते थे। मलेशिया, मलया आइलैंड या मलया पेनिनसुला कहते हैं सर, ठीक है। और वहां से वी विल सी दैट हम लोग ने रोमन एम्पायर के साथ व्यापार किया है सर, ठीक है ना, गेटिंग ओपन, ओके। सो वी विल सी कि गुड नंबर ऑफ एक्सचेंजेस विल टेक प्लेस। इनफैक्ट रोमन एम्पायर के साथ हमारा जिस तरह से व्यापार था, वैसा ही हमारा व्यापार साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी था, खास करके जावा वाले रीजन के अंदर, श्रीलंका वाले रीजन के अंदर, इन सब रीजन्स के अंदर भी हमको ये देखने को मिलता है कि हमारा फॉरेन ट्रेड इस पीरियड के अंदर हमको यहाँ से मिलेगा सर, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग कहानी आप समझने की कोशिश करिए कि ये जो फॉरेन ट्रेड हुआ उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन करके गया सर, ओके। कि इंडिया और यूरोप के बीच में, इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में, इंडिया वेस्ट एशिया के बीच में ये जितना भी व्यापार हुआ उसका बेसिकली अगर आप समझने की कोशिश करिए कि व्यापार का फायदा किसको मिलेगा सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो वी विल कम टू नो कि ये पूरा का पूरा जो व्यापार है, ये व्यापार का फायदा एक कम्युनिटी को मिलता है जिसे हम लोग कहते हैं यवन सर, ठीक है ना, समझे। अगर आप देखोगे वन कम्युनिटी दैट विल बी बेनिफिशियल आउट ऑफ दिस फॉरेन ट्रेड एंड दैट इज द यवन। अब आप पूछोगे कि यवन कौन थे सर, ठीक है। तो याद रखना कि यवनास वर द फॉरेन मर्चेंट्स, दे हैव बीन रिटन इन द इंडियन लिटरेचर एज वेल। भारतीय साहित्य में भी इनका मेंशन किया गया है सर, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया है। ये फॉरेन मर्चेंट्स थे और ये फॉरेन मर्चेंट्स बेसिकली अगर आप देखोगे तो भारत में, तमिलनाडु में, कोरोमंडल में, मतलब केरला के अंदर भी इनफैक्ट बड़ी मात्रा के अंदर ये लोग आएंगे एंड दे विल बी स्टेइंग एट अ लॉन्ग कंट्री फॉर अ लॉन्ग पीरियड एट द होस्ट कंट्री। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि ये लोग साउथ वेस्ट विंड्स का सहारा लेके भारत की तरफ आते थे। अब मॉनसून का जो पीरियड था 2 महीने का, उस पीरियड में लोग आ तो गए, फिर इनको वेट करना पड़ता था फॉर द रिट्रीटिंग विंड्स। समझ में आया कि नहीं आया? रिट्रीटिंग का मतलब क्या होता है सर, ठीक है। रिट्रीटिंग का मतलब होता है कि जब विंड्स वापस जा रही होती तो उसके लिए लोग वेट करेंगे सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो वी विल सी कि गुड नंबर ऑफ फॉरेन एंड द यवनास वर एक्चुअली सेटलिंग इन इंडिया सर, ओके ना, समझे। तो ये समुद्र के हवाओं का उपयोग करके भारत की तरफ आए और फिर जब रिट्रीट हो रहा था मॉनसून, उसके लिए वो वापस जाएंगे। तब तक इनको 2-3 महीना, कभी कभी एक बार वो विंड की पैटर्न चली गई तो इनको पूरा साल वेट करना पड़ता था। सो एट टाइम्स दे हैड टू वेट फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, क्योंकि वो पैटर्न पूरी खत्म ना हो सर, है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो होता क्या है कि पुहार करके एक जगह थी जहां पे ये फॉरेन मर्चेंट्स रुकते थे। पुहार कोई और जगह नहीं पर चोला एम्पायर का या चोला डायनेस्टी के जो राजा थे उनका इंपॉर्टेंट पोर्ट हुआ करता था। पुहार को ही कावेरी पट्टनम के रूप में भी पहचानते हैं। किसके नाम से? कावेरी पट्टनम के रूप में सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो वहां पे जानकारी मिलती है कि यहाँ पे यवन व्यापारी अपना एक रेसिडेंशियल क्वार्टर बना के रहा करते थे सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो वी विल सी दैट दे यूज्ड टू स्टे ओवर इंडिया, they used to stay at a place called as Puhar. They stayed there in their residential areas as well. और बुक ये कहती है कि though they were allowed free to trade and were noted for their attractive goods, there was a good deal of reserve in the attitude of the local Tamils to the foreign merchants who were considered an alien barbaric people who spoke a harsh sounding language. ठीक है, ऑब्वियस था कि आज से 2500 साल पहले या 2000 साल पहले कोई विदेशी व्यक्ति आपकी कॉलोनी में रहने आएगा जो विदेशी भाषा बोल रहा है, आपके कल्चर के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, नो डाउट व्यापार करने के लिए आया था, तो आपने उनको स्वीकारा है। आपके राजा ने भी आपको आदेश दिया है कि भाई ये जो भी है ये मेहमान के रूप में इनका स्वागत करेंगे, बट समाज तो नहीं स्वीकारेगा ना सर, ओके। इवन आज की तारीख के अंदर भी अगर आप समझने की कोशिश करिए कि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करता है तो तब कैसे करेगा सर, ठीक है। So we will see कि the Yavanas stayed in India for a brief period and the Yavanas actually benefited the maximum out of it, okay। क्योंकि ये लोग बेसिकली डेयर डेविल्स हुआ करते थे। डेयर डेविल्स का मतलब क्या है यार, आप समझिए कि यार बहुत ही जोखम वाला काम काज था। ये कोई छोटा मोटा काम काज है कि आपके घर से हजारों किलोमीटर दूर
आप जहाज में लाद के सोने का सिक्का लाद के भारत की तरफ आते हो सर, ठीक है, क्योंकि भारत के लोगों तो एक ही चीज चाहिए थी कि भाई तुमको अगर यहाँ से टेक्सटाइल चाहिए या तुमको यहाँ की कोई भी वस्तु चाहिए तो हमारे लाभ में क्या मिलेगा सर, ठीक है। तो इंडियंस का तो एक ही पॉइंट था कि भाई हमको तो भाई तुम गोल्ड के कॉइन्स दोगे तो ही हम तुम्हारा काम कर पाएंगे सर, ठीक है, या तुम्हें टेक्सटाइल चाहिए या कोई भी चीज चाहिए सर, ठीक है। और फिर जहाज में आते जाते बहुत सारे तूफान आते थे, बहुत सारे साइक्लोन्स हो सकते थे, रास्ते में पायरेसी का उनको सामना करना पड़ता था क्योंकि पायरेट्स उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो बहुत सारे इश्यूज एंड प्रॉब्लम्स थे सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। But in spite of all these things, we'll see कि the Yavanas actually managed to stay back. इनफैक्ट कहीं कहीं पे तो इन्होंने किला भी बनाया था। तो मदुरई नाम की जगह के ऊपर आपको यवनों के बारे में लिखा गया है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। सो एट अ प्लेस कॉल्ड एज मदुरई, the fortress was guarded by Yavanas carrying large sword, okay ना। There are reference to metal workers who were Yavan origins and the carpenters who were described as hard-eyed probably because they had grey और ब्लू आइज, है ना, ब्लू आइज हिप्नोटाइज तेरी कर दिए मैंने सर, ओके। तो वी विल फाइंड कि यवन भी ब्लू आइज वाले हुआ करते थे। ऑल दिस मे नॉट हैव बीन स्ट्रिक्टली ऑफ द ग्रीक ओरिजिन एज इम्प्लाइड बाय द टर्म यवना व्हिच हैड मेंट अ जेनरिक वर्ड टू डिनोट पर्सन फ्रॉम द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन सर, है ना, समझे। तो यवन शब्द खाली और खाली आप समझिए तो उनके लिए यूज नहीं किया गया है कि जो ग्रीक ओरिजिन के लोग हैं। द वर्ड यवन हैज बीन यूज्ड फॉर ऑल द पर्सन्स। This includes the person living in the Roman Empire, the persons living in the Mediterranean region as well, sir, ठीक है ना, समझे। तो इस तरह से पोस्ट मॉडर्न पीरियड के अंदर व्यापारियों का बहुत महत्व है। ये यवन को यवन प्रिय के रूप में भी पहचानते हैं सर, ठीक है ना, समझे। तो इनको प्रिय क्यों कहते हैं, क्योंकि इनको एक चीज बहुत ही प्यारी थी, वो क्या थी सर, ठीक है ना, दैट इज द ब्लैक पेपर सर, है ना। दे वर फॉन्ड ऑफ द ब्लैक पेपर अक्रॉस द रीजन and hence it is called as the Yavana Priya sir, ठीक है ना, getting on board, okay। तो we will see कि इस बेसिस के रूप में या इस तरह से अगर आप ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अगर आप समझने की कोशिश करिए तो we will come to know about the post modern India, और उसमें व्यापारियों का बहुत बड़ा रोल प्ले मिलता है और इनकी कहानी भी आपको यहाँ से मिलेगी सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन बोर्ड, ओके। कंक्लूजन के रूप में हम लोग को ये देखने को मिलता है कि पॉलिटिकली पोस्ट मॉडर्न इंडिया थोड़ा बहुत फ्रेगमेंटेड रहा है in the political sense because there were continuous foreign invasions, but when we see from the economic point of view we will find कि this was actually a golden period, क्योंकि गोल्ड का ड्रेन भारत की तरफ बहुत हो रहा था सर, ठीक है ना, समझे। और अगर गोल्ड का ड्रेन भारत की तरफ हो रहा है तो हम क्यों इसको वैल्यू ना करें, हम क्यों इसको रिस्पेक्ट ना करें सर, ठीक है ना। आप समझिए कि अगर सोने का ड्रेन भारत की तरफ हो रहा है इतनी बड़ी मात्रा के अंदर तो इसको क्यों डार्क एज कहेंगे। तो इतिहास के कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डार्क एज था, बट इकोनॉमी का दृष्टिकोण देखते हुए अगर हम लोग ये देखेंगे तो हमको ये देखने को मिलता था कि इट वाज अ पीरियड वेयर द गोल्ड ड्रेन वाज गोइंग टुवर्ड्स इंडिया। इंडिया के लिए बहुत ही स्वर्ण काल का एक पीरियड रहा है। पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुआ होगा क्योंकि डायनेस्टीज अपने आप को लिक्विडेट और कंसोलिडेट नहीं कर पाती है एंड दे कुड नॉट बी इन अ स्टेबल जोन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। पर ये 500 साल के अंदर भारत में सांस्कृतिक विकास भी इतना ही हुआ। इनफैक्ट कल्चर के हिसाब से देखोगे तो गांधार, मथुरा, अमरावती स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट होना, कल्चर के हिसाब से देखोगे तो लिटरेचर की अलग अलग साहित्य की स्टाइल्स बनने की शुरुआत होती है। कल्चर के हिसाब से देखोगे तो बुद्धिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है। इस समय के दौरान वैष्णविज्म और भागवतिज्म का भी डेवलपमेंट हो रहा है। मथुरा के अंदर शाक्तिज्म का डेवलपमेंट यानी कि शक्त संप्रदाय का उदय भी देखने को मिल रहा है। तो आप ये कैसे कह सकते हो, हाउ कैन यू से दैट कि दिस पीरियड इज नोन एज अ डार्क एज, ओके। तो पोस्ट मॉडर्न इंडिया की जो डिबेट है डार्क एज की, उसको हम लोग इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि ये बिल्कुल नहीं था सर, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। ये वो सेंचुरीज थी जहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का अभाव मिलता है, जरूर से मानते हैं सर, ठीक है ना। इट वॉज नॉट अ पीरियड ऑफ ग्रेट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। यस, हम ये स्वीकारते हैं कि भाई देखो ये पीरियड के समय पे राजकीय रूप से जो स्थिरता चाहिए थी वो नहीं मिल जाती है सर, ठीक है। कनिष्क को छोड़ के बाकी कोई एम्पायर भी नहीं बन पाता है सर, ठीक है। कनिष्क भी बहुत लिमिटेड पीरियड तक ही रूल कर पाता है।
साउथ इंडिया के अंदर तमिलनाडु में भी अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो चोला, चेरा और पंड्या फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स के थ्रू ही अपने आप का गवर्नेंस चला रहे थे। इन सब के बावजूद भी हमको ये पता चलेगा कि नॉर्थ और साउथ कोई भी पीरियड हो, इस पीरियड में ट्रेड एंड कॉमर्स का एक्सपांशन तो हुआ ही है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ये एक्सपांशन चाइना से लेके मेडिटेरेनियन से लेके वेस्टर्न वर्ल्ड और साउथ ईस्ट एशिया तक भी हमको यहाँ से देखने को मिलेगा। और इसका परिणाम ये था कि भारत के अंदर इंटरनल ट्रेड भी बना, सर्किट्स ऑफ एक्सचेंज बनने की शुरुआत हो जाती है, ओवरसीज ट्रेड का ग्रोथ भी होने की शुरुआत होगी, एंड ओवरऑल हम लोग को ये देखने को मिलेगा कि भारत के अंदर प्रॉस्पेरिटी भी बड़ी मात्रा के अंदर बढ़ती है सर, ठीक है। द रिजल्ट वुड बी सीन इन अ कंसिडरेबल डिग्री ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी विच इज एविडेंट फ्रॉम द एक्सकेवेशन ऑफ द सिटीज एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्बन सेंटर्स इन तमिल सोसाइटी, तमिल पोएट्री, इवन इन नॉर्थ इंडिया एज वेल सर, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप समझने की कोशिश करिए तो पोस्ट मॉडर्न इंडिया के टॉपिक को हम लोग आज के क्लास के अंदर खत्म करते हैं। इंटेंशन आपके साथ यही डिस्कस करने का है कि पोस्ट मॉडर्न इंडिया को आप ऐसे मत देखिए कि एक पॉलिटिकल सेंस में ये डायनेस्टी आई, ये आई, ये आई। आप इसको ओवरऑल पीरियड के समय पे देखिए कि क्या ये गोल्डन एज था या ये डार्क एज का प्रकार था, क्योंकि काफ़ी लोगों का यही मानना है कि भाई इसमें तो कुछ विकास हुआ ही नहीं है जो मौर्यस करके गए, पर नो डाउट पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन हुआ, पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो चालू रहा है सर। खैर, ये पीरियड बिटवीन 200 BC टू 300 सी ये फाइनली हमने आज खत्म किया है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर जब मैं आपको मिलूंगा तो आई विल बी मीटिंग यू फॉर अ न्यू पीरियड कॉल्ड एज द गुप्ता एज। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, कॉस के लिए हम मिलेंगे गुप्ता पीरियड के लिए, जहां हम लोग शुरू करेंगे हाउ द गुप्तास कम टू पावर। 320 CE से लेके 550 CE तक की जो कहानी है उसको समझने की कोशिश करेंगे और कंक्लूड करेंगे। आज यहाँ पे ही खत्म करते हैं। इफ यू वांट टू जॉइन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि 20 जनवरी तक ये ऑफर चल रही है। ये ऑफर है रिपब्लिक डे ऑफर हमारी तरफ से। आपको गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं बाय द वे। इंटेंशन यही है कि आप इसको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर इनफैक्ट है ना देखिए और इसके साथ जुड़िए हमारे साथ। PN लाइव इज द कोड, हमारा जो कोड है वो PN लाइव है। इनफैक्ट ये कोड का सहारा लेके आप अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लीजिएगा 28 जनवरी तक आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। मैं सजेस्ट करूंगा कि मिनिमम 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, GS ऑप्शनल और पूरी की पूरी इंटरव्यू तक की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे के थ्रू। आज यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म। आई विल सी इन द नेक्स्ट क्लास फॉर द गुप्ता एज। टिल देन कीप स्टडिंग, लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।